राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा ग्रुप डी खातर, हरियाणा सीईटी खातर और भी सारा सोचता जिसमें भी हरियाणा जी क्या वो सारा काम आओगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किससे स्पष्ट होता है या पुष्ट होता है? हरियाणा रेडियोग्राफर 17 जुलाई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। टोपरा अभिलेख, सांची अभिलेख, कुरुक्षेत्र अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं उत्तर रहेगा। तो फटाफट मुझे बताने का काम करेंगे, आप उत्तर साथ साथ देते चलिएगा, ठीक है। अमन कैथल, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर यदि मैं अशोक की बात करता हूं तो आपको एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म भी रहा है। कल हमने बौद्ध धर्म के बहुत सारी किताबों का जिक्र किया था। पंचसुदीन नामक किताब का जिक्र किया था, मांझी मणिकाय का जिक्र हमने किया था, छांग्योदय उपनिषद का कल हमने जिक्र किया था। आज उनका जिक्र नहीं करेंगे, नई चीजें आपके सामने जो जो हमारा टॉपिक बचता वो लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या, हरियाणा में बौद्ध धर्म भी था और हरियाणा के अंदर जो है अशोक यानी मौर्य साम्राज्य का भी हरियाणा प्रदेश हिस्सा रहा है। सबसे पहले टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा का क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। इसकी जो है भाषा कोई आपसे पूछे तो प्राकृत भाषा है, और लिपि कोई आपसे पूछे तो इसकी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ है। टोटल 7 अभिलेख हैं, ठीक है। 7 में से 3 अभिलेख किसके हैं? तो 7 में से 3 अभिलेख जो है वो विग्रह राज चतुर्थ जो है, या विग्रह राज चतुर्थ कह लीजिए, या फिर बीसल देव चौहान, ठीक है। बीसल देव चौहान के बारे में बताता है ये। और बीसल देव चौहान इन 3 अभिलेखों में क्या बात लिखवाता है कि मैंने तोमर वंश को हरियाणा के अंदर तोमरों को हराने का काम किया, दूसरा जो है मल्लेच यानी मुसलमानों को हराने का काम किया है। इन दोनों को हरा करके बीसल देव चौहान या फिर विग्रह राज चतुर्थ जो है, इसने किसके ऊपर शासन करने का काम किया? हरियाणा के ऊपर शासन करने का काम किया है। ये बात बताने का काम कौन करता है? ये टोपरा के अंदर जो 7 अभिलेख मिले, 7 में से 3 के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि टोपरा अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलती है? तो टोपरा अभिलेख के अंदर नंबर 1 हरियाणा के अंदर मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज किस चीज की मिलती है? हरियाणा के इतिहास की जानकारी हमें इससे मिलती है। तीसरी चीज हमें मिलती है, इनसे क्या मिलता है? नैतिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा की जानकारी हमें मिलती है इन्हीं अभिलेखों के अंदर, टोपरा अभिलेखों के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है राज्य अभिलेखागार कहां पर है? राज्य अभिलेखागार। तो राज्य अभिलेखागार कोई आपसे पूछे तो याद रखना हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो है राज्य अभिलेखागार है, ठीक है। कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो है राज्य अभिलेखागार है। एक और प्रश्न एचएसएससी के अंदर आता है कि हरियाणा में अक्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? हरियाणा के अंदर अक्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 2 हैं। एक तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है, दूसरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। अक्षेत्रीय अभिलेखागार 2 हैं। इसके अलावा जो है राज्य का अभिलेखागार जो है हरियाणा राज्य का, वो कहां पर है? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा का जिला कौन सा पड़ता है? पंचकुला जिला पड़ता है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? तो आपने याद रखना है, ये जो है बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थरों से ये अभिलेख लिखे हुए, बलुआ पत्थरों के ऊपर, ठीक है। कौन से पत्थरों के ऊपर? याद रखना है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थरों के ऊपर जो है ये अभिलेख लिखे हुए हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। इनको कौन चुरा कर लेके गया था? तो आपने याद रखना FST फिरोज शाह तुगलक जो है, इनको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर आज भी अभिलेख लिखे ये पड़े हुए वहां पर रखे हुए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक इनको क्या करके ले गया था? यमुनानगर से, टोपरा से क्या करके लेके गया था? ये बंदा इनको चुराने का काम इस शख्स ने किया था। सांची स्तूप जो, सांची कहां पर है? तो आपने याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जिले का नाम क्या है? रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन के अंदर बेतवा नदी के किनारे जो है, बेतवा नदी के किनारे मौर्य सम्राट अशोक जो है, अशोक के द्वारा बनाया गया सांची स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र के नाम से कोई अभिलेख नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र नाम का जिक्र जो है किसके अंदर मिलता है? एक अभिलेख मिला था, लाओस अभिलेख, ठीक है। ये जो लाओस अभिलेख जो है कौन सी शताब्दी का है? तो आपने याद रखना है ये 5वीं शताब्दी का है लाओस अभिलेख, ठीक है। लाओस जो है, लाओस का राजा कौन सा था? देवका। और ये लाओस का राजा देवका जो है कहते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर आया था, और इसने कुरुक्षेत्र को किसकी संज्ञा देने का काम किया? तो कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा देने का काम किया है लाओस अभिलेख के अंदर, ठीक है। लाओस का राजा देवका कहते हैं कि कुरुक्षेत्र आया था। और ये जो लाओस अभिलेख जो है इसके अंदर जिक्र किसका है? करंट अफेयर की बुक जो है 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम रिलीज कर देंगे उसको। अभी करेक्शन का काम उसके अंदर चल रहा है। मेरी कोशिश है कि उसके अंदर एक भी गलत डाटा आपके सामने प्रस्तुत ना किया जाए। और करंट की किताब आपको अड़ंगा परोसने का काम नहीं करूंगा, सिर्फ 80 पेज की टोटली किताब होगी। 80 पेज के अंदर जो है 1000 तो प्रीवियस ईयर के वन लाइनर के क्वेश्चन होंगे, बाकी करंट अफेयर होगी, मेन मेन करंट अफेयर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत पतली सी किताब है, आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी बड़े आराम से आखिरी रात में भी उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो अभी जल्दबाजी करंट अफेयर की बुक में ना करिएगा आप, मुझे भी ना करने दे, मैं बड़े आराम से कल परसों तक फाइनल करके 4 से 5 दिन में आपको वो किताब मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आता है हरियाणा के अंदर जो है सुध अभिलेख का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट हरियाणा के अंदर। सुध,
सूदखड़ा पड़ा है हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के पास के अंदर पड़ता है, ठीक है। सूद से जो अभिलेख मिला है वो आपने याद रखना है, हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है। दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख जो है कहां से मिला है, सूद से मिला है। और ये जो है कोई आपसे पूछे कि 12 खड़ी लिखाई का, तो 12 खड़ी लिखाई का हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो यमुनानगर के सूद के अंदर जो मिला हरियाणा प्रदेश का जो है 12 खड़ी लिखाई का कौन सा अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये कहां पर रखा हुआ है, सूद वाला अभिलेख जो है दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय जो भारत का है, उसी राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर जो है ये रखा हुआ है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, ये टोपरा अभिलेख बताता है। मौर्य वंश इस देश के अंदर जो है रहा, इसी हरियाणा के अंदर रहा, इसके अंदर जो है जानकारी इसके अंदर दी गई है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख है, टोटल 7 अभिलेख मिले, 7 में से 3 में विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव का जिक्र है। बिसलदेव कहता है कि मैंने तोमरों और मुसलमानों को हरा करके हरियाणा पर कब्जा करने का काम किया है। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, नैतिक शिक्षाओं के ऊपर आधारित है, बलुआ पत्थर के ऊपर खुदे हुए हैं, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का इसके अंदर जिक्र है। भाषा कौन सी, प्राकृत है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। सांची जो है 2री सदी पूर्व 3री सदी पूर्व का जो है ईसा पूर्व का ये सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर बेतवा नदी के पास सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। कुरुक्षेत्र का जिक्र जो है लाओस अभिलेख के अंदर मिलता है, 5वीं सदी के राजा देवका जो है उन्होंने कुरुक्षेत्र को महातीर्थ बताने का काम किया है। हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख का अगर मैं जिक्र करूं तो वो कौन सा है, सूद अभिलेख है, यमुनानगर के जगाधरी के सूद से मिला था। और 12 खड़े लिखाई का हरियाणा प्रदेश का जो है सबसे प्राचीन अभिलेख, दूसरा प्राचीन अभिलेख है, 12 खड़े लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राज्य अभिलेखागार हरियाणा का पंचकूला के अंदर, क्षेत्र अभिलेखागार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 है, कौन से है, अंबाला और हिसार के अंदर है। पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ आपको जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर क्लास के तुरंत बाद दे दी जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। कुनाल का टीला और बनावली हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं। उसका प्रश्न अपना करेड़े आसान से लागा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन प्रश्न का गलत जो एक एक आंसर की बारीकी से जानकारी आपको दे रहा हूं वो शायद आपको नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप हरियाणा जी के आओ भी है तो रिपीट हो जाओगी सारी आपकी, ठीक है, ताजा हो जाओगी, सारा का सारा सोता आपका। फतेहाबाद, रेवाड़ी, नू या फिर पलवल, एक एक करके उठाने का काम करते हैं। सबसे पहले बनावली, ठीक है, सबसे पहले क्या है, बनावली का जिक्र, सबसे पहले बनावली। बनावली के बारे में के जानकारी आपके पास है, मुझे फटाफट देने का काम करेंगे। खुदाई किसके द्वारा करने का काम किया गया था, आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-1974 के अंदर जो है बनावली के अंदर क्या किया गया था, खुदाई करने का काम किया गया था। 1973-1974 एक नाला हुआ करता था, गग्गर नदी का सहायक नाला है, रंगोई नदी पूछ सकता है या फिर रंगोई नाला, इसी के किनारे ये सभ्यता बसी थी। लेकिन वर्तमान के अंदर कोई पूछे तो कौन सी नदी के अंदर है, तो वर्तमान के अंदर जो है ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है। पहले जो है ये रंगोई नाला जो है, रंगोई नाले के किनारे ये सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में कोई आपसे पूछे तो किसके किनारे है, तो गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी के सहारे ये सभ्यता बसी है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो बनावली की सभ्यता जो है, बनावली के अंदर याद रखना है कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी जो है आपने याद रखना है शहरी सभ्यता जो है, इसको माना जाता है, कांस्य युगीन है, शहरी सभ्यता इसको माना जाता है। बनावली से हमें क्या क्या मिला है, मिट्टी का हल हमें मिला, ठीक है, मिट्टी का हल मिला है। दूसरा बैलगाड़ी के पहिए के निशान हमें मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है जल निकासी प्रणाली जो है, जल निकासी प्रणाली का क्या है, अभाव है। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज आपने याद रखनी है कि जल निकासी प्रणाली जो है, ठीक है, जल निकासी प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी इंपोर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन जो है यहां पर जो है जल निकासी प्रणाली का क्या मिलता है, अभाव मिलता है इसके अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मातृ देवी की, मातृ देवी जो है, मातृ देवी की 2 मूर्तियां उर्ता मिली, ठीक है, मातृ देवी की 2 मूर्ति उर्ता मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है, हवन कुंड जो है, ठीक है, हवन कुंड जो है कहां से मिला है, हवन कुंड भी अपन करता मिला है इसी बनावली जो है, बनावली से क्या मिला है, हवन कुंड मिला, बिल्कुल दुर्लभ पत्थर मुंड के राजा का मुकुट कुणाल से, राजसी मुकुट का उत्तरम कुणाल के अंदर, कुणाल सभ्यता पढ़ेंगे जो है उसके अंदर राजसी मुकुट का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, लाल और काले, लाल व काले रंग के जो है क्या मिले हैं,
चित्रित धूसर मिले हैं, ठीक है, लाल और काले रंग के चित्रित धूसर मृद भांड हमें मिले हैं, कर्तव्य मिले हैं, बनावली से मिले, ठीक है, लाल और काले रंग के चित्रित मृद भांड जो है वो मिले हैं हमें। नंबर 2 आ जाता है कुणाल। कुणाल भी कौन से जिले के अंदर है, तो कुणाल भी हरियाणा का कौन सा जिला पड़ता है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले जो है, फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है कुणाल, ठीक है, कुणाल। कुणाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुणाल बहुत सारे प्रश्न कुणाल के अंदर आते हैं, ठीक है। कुणाल के अंदर कौन सी सभ्यता हमें मिली है, हाकड़ा सभ्यता का जिक्र हमें मिला है। प्रारंभिक सिंधु, प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है, यानी शुरुआती चरण जो है, हाकड़ा जो है सब इससे सिंधु घाटी सभ्यता सभी प्राचीन कृषि सभ्यता मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी तक पुराना सिंधु घाटी के और सिंधु घाटी के शुरू होने के और वर्तमान सिंधु घाटी जो है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, 3 सभ्यताएं हमने यहां पर पढ़नी है। बात समझ में आएगी? 3 सभ्यताएं कौन सी पढ़नी? आंकड़ा सभ्यता जो कृषक सभ्यता मानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की मानी जाती है। दूसरी कौन सी होगी? प्रारंभिक परी हड़प्पा जो है, ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा जब शुरुआती चरण थे वो, और उसके बाद जो विकसित हड़प्पा जो है जिसको हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, वो प्रमाण में कहां से मिले? यहीं से मिले हैं। खुदाई करने का काम किसके द्वारा यहां पर किया गया था? खुदाई करने का काम कुणाल के अंदर जो थी, खुदाई किसके द्वारा हुई थी? जे एस खत्री के द्वारा जो है, जे एस खत्री, और जे एस खत्री के द्वारा 1986 के अंदर जो है कुणाल के अंदर क्या करवाई गई थी? खुदाई हुई थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पीछे एक प्रश्न आया था, और ये प्रश्न जो है ये पूछा गया था उसके अंदर कि हरियाणा के अंदर विश्व की सबसे पुरानी बस्ती जो है उसके उसके प्रमाण कहां पर मिले हैं? उसके प्रमाण कहां पर मिले हैं? तो एचएसएससी के अनुसार आपने याद रखना है, सबसे प्राचीन बस्ती एचएसएससी किसको मानती है? बिरडाना को मानती, ठीक है। अगर ऑप्शन में बिरडाना नहीं है तो फिर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कुणाल हो जाएंगे, क्योंकि कुणाल के अंदर जो है विश्व के सबसे प्राचीन बस्ती के प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। प्राचीन बस्ती जो है इसके प्रमाण हमें मिले हैं, कहां से मिले हैं? तो कुणाल से मिले हैं। बात समझ में आएगी? लेकिन एचएसएससी किसको मानती है? बिरडाना को मानती है एचएसएससी, ठीक है। फतेहाबाद बिरडाना को एचएसएससी जो सबसे प्राचीन मानती है, बट सबसे प्राचीन साक्ष्य हमने करते मिले कुणाल से मिले हैं। कुणाल से और क्या क्या मिले हैं? सोने चांदी के आभूषण हमें मिले हैं, ठीक है, सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। राजसी मुकुट जिसका आप जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो राजसी मुकुट जो है वो हमें कहां से मिले हैं? जिसको रीगल क्राउन भी बोलते हैं, रीगल क्राउन भी कई बार ऑप्शन के अंदर आ जाता है, तो रीगल क्राउन, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के दाएं तट के ऊपर कौन सा स्थित है? तो आपने याद रखना है कुणाल स्थित है। तो बनावली और कुणाल ये दोनों के दोनों हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? तो फतेहाबाद जिले की शान है हरियाणा के दोनों। बनावली के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1973-74 के अंदर खुदाई हुई थी। रंगोई नाले के किनारे सभ्यता थी, वर्तमान की घग्गर नदी के किनारे है। कांस्य युगीन सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, माटी का हड़ मिला है, बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जल निकासी प्रणाली का बनावली में क्या है? अभाव है। मातृशक्ति की 2 मूर्तियां मिली हैं, हवन कुंड मिला है, लाल और काले रंग के चित्रित दूसर मृद भांड यहां पर मिले हैं। कुणाल की बात करें तो जेएस खत्री के नेतृत्व में 1986 में पहली बार खुदाई होती है। 3 सभ्यताएं मिलती हैं, हाकड़ा जो सबसे प्राचीन सभ्यता, कृषि युगीन सभ्यता है, प्रारंभिक सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। विश्व की सबसे प्राचीन बस्ती के प्रमाण हमें कुणाल से मिले हैं, लेकिन एचएससी आपसे प्रश्न पूछे ऑप्शन में बिरडाना हो तो आपने बिरडाना को टिक करना है, ठीक है। सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, राजसी मुकुट या फिर रीगल क्राउन हमें कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। सरस्वती नदी के दाएं तट के ऊपर जो है कुणाल की सभ्यता है। अगर यहां पर समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कब रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा करने का काम किया गया था? शायद समझ आ रही होगी सबको पूरी की पूरी क्लास। घना तेज बोलते हैं नहीं। मैं सोचूं कि जल्दी जल्दी करवा के आपने कम समय में ज्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश मेरी रहती। वो एक हरियाणा में नया मास्टर आ गया स्कूल में, आया क्या सोचा भाई बड़का ना मॉनिटर बना दूं। पहला बालक पूछा बिला तू क्या करे अगर घर आ जाके? बोला जी मैं नारायण भंडारी का घर आता है, मेरे बाबू खातर भांग की पुड़िया लिया करूं। ओहो। बोला दूसरा ठा गया, बोला तू क्या करे अगर घर आ जा पाछा? बोला जी मैं नारायण भंडारी का घर आता है, मेरे बाबू खातर बोला दारू लिया करूं। तीसरा ठा के पूछा, बोला तू क्या करे अगर? बोला मैं नारायण भंडारी का घर आता है, मेरे बाबू खातर बोला सुल्फा लिया करूं। चौथा ठह लिया, बोला बत्तों के घर घर आ जाके? बोला जी मैं घर आ जाके हाथ पैर मुंह दो हूं, घर क्या के काम करवा दू हूं, फिर भगवान की पूजा पाठ करूं, उसका पाछा लोग सामान समून लेना उनते सामान देती हूँ। बोला बहुत बढ़िया, आज तक क्लास का मॉनिटर तो है। बोला तेरा नाम क्या है? बोला जी नारायण भंडारी है। तो नारायण भंडारी नहीं बनना है,
हरियाणा तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय हरियाणा की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? हाँ, ये मॉनिटर है नीली आईडी वाले बस सारे के सारे। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो आपने एक चीज याद रखनी है, हरियाणा जो लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर जो है 7 सितंबर 1966 वो तारीख है जब पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है, ठीक है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है किसमें प्रस्तुत किया गया था? पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा के अंदर जो है प्रस्तुत करने का काम किया था 7 सितंबर 1966 को। किसके द्वारा किया गया था? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है इसके द्वारा किया गया था। गुलजारी लाल नंदा हरियाणा की कैथल लोकसभा सीट हुआ करती थी, पहले कुरुक्षेत्र नहीं थी। 2 बार के सांसद रह चुके हैं, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजार लाल नंदा रह चुके हैं। तारीख थी 18 सितंबर की। 18 सितंबर 1966 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और कोई आपसे यह पूछे कि पारित कब हुआ था पंजाब पुनर्गठन विधेयक, तो याद रखना 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। जबकि लोकसभा में कब रखा गया था? 7 सितंबर 1966 को जो है लोकसभा के अंदर जो है रखा गया था। पारित कब होता है? तो 18 सितंबर को। रखने का काम किसके द्वारा किया गया था? गुलजार लाल नंदा जो है देश के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो था इसके अंदर रखने का काम किया था लोकसभा के अंदर। ठीक है, ये जो था हरियाणा जो है किसकी अनुशंसा के आधार पर बना? तो याद रखना है सरदार हुकम सिंह जो है, सरदार हुकम सिंह जो थे, सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के आधार पर हमारा हरियाणा बना है। ठीक है, इन्होंने किसकी अनुशंसा की थी? जब ये पारित हो जाता है लोकसभा के अंदर, उसके बाद सरदार हुकम सिंह कहते हैं कि हमें हरियाणा नाम का नया प्रदेश बनाना पड़ेगा। अनुशंसा करने का काम किया था। अब अनुशंसा कराने का काम कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हरियाणा पुनर्गठन विधेयक की अनुशंसा किसने की थी? प्रश्न 9 आ जाओ कि हरियाणा पुनर्गठन विधेयक जो है किसके द्वारा पारित किया गया था? तो फिर आपने याद रखना, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा पुनर्गठन विधेयक। तो हरियाणा पुनर्गठन विधेयक आ जाओ, पंजाब पुनर्गठन विधेयक आ जाओ तो गुलजारी लाल नंदा, हरियाणा पुनर्गठन विधेयक आ जाओ तो ऑप्शन के अंदर फिर आपका उत्तर क्या होगा? सरदार हुकम सिंह आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कौन आई? पंजाब पुनर्गठन विधेयक आ जाओ तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा पुनर्गठन विधेयक आ जाओ तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? सरदार हुकम सिंह हो जाएगा, जो लोकसभा के क्या थे उस समय के? तीसरी लोकसभा के स्पीकर थे। और उसके बाद जो है 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है क्या बन जाता है? 17वां राज्य बन जाता है भारत का। और ये इस चीज की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रेडियो के ऊपर कब करने का काम किया गया था? 12 जून 1966 वो तारीख थी जब जो है इंदिरा गांधी के द्वारा ये घोषणा करेगी थी कि हम लोग हरियाणा को जो है भारत का 17वां राज्य बनाने जा रहे हैं। और वो तारीख कौन सी थी? 12 जून की। कौन सी तारीख थी? 12 जून 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये घोषणा करने का काम किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है भाई, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसके अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, लुआस विश्वविद्यालय या फिर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, किसने वॉलीबॉल के अंदर जो है गोल्ड मेडल जो है जीतने का काम किया है? ये चीज आपने बतानी है। ये संपन्न कहां पर हुए हैं? तो 3 जून को संपन्न हुए हैं, आपने याद रखना। कड़ा संपन्न हुए हैं 3 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, यूपी के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनका शुभंकर कोई आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था जीतू। पहले नंबर के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। हरियाणा के अंदर छठे नंबर के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी छठे नंबर के ऊपर रही। कितने पदक जीतने का काम किया? 28 पदक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए हैं। 10वें नंबर के ऊपर हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक रही है। और इन्होंने इसके अंदर कितने पदक जीतने का काम किया है? 26 पदक जीतने का काम जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के द्वारा किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी इन गेमों के अंदर जो है पहले स्थान के ऊपर रही है। पंजाब कितने पदक जीतने का काम किया? 69 पदक जीतने का काम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और इनका शुभंकर कोई आपसे पूछने का काम करे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? जीतू नाम का इनका शुभंकर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जिक्र यहां पर खेलो इंडिया गेम का भी हो जाए, जिनको पहले आप खेलो इंडिया स्कूली गेम के नाम से जानते थे, ठीक है। खेलो इंडिया स्कूल लीग एक बार यार लाइक 400 लाइव 1200 यार, यह चीज कहनी पड़ेगी। इतना बढ़िया कंटेंट यार, 5-6 पेज भर जंदे हुए तारे राम तय और फिर भी लाइक 400 घनी बड़क तो कौन बिठांदा यार। मैं तारा लाइक कर दो, शेयर कर दो, नू कर दो, मर्जी है तारी, लेकिन थोड़ा अच्छा कौन लगता। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी
जीजेयू का पूरा नाम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, 1956 के अंदर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आधारशिला रखने का काम किया गया था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी साल 1976 के अंदर बनी थी। एमडी यूनिवर्सिटी जो है 1976 के अंदर बनी थी। कुरुक्षेत्र 1956 के अंदर। लुवास यूनिवर्सिटी 2010 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 के अंदर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के सिरसा जिले जो है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम जब हुए तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। पांचवां संस्करण था, कहां पर हुआ था? पांचवां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर हुआ था। और कुछ मैच इसके कहां पर हुए थे? दिल्ली के अंदर हुए थे। और शुभंकर एक भाई ने बिल्कुल सच लिखा है। किसने लिखा है? बहुत बधाई के पात्र है, आशा शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम के पांचवें संस्करण का। पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर? खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर पहले नंबर के ऊपर, खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान के ऊपर भारत का कौन सा राज्य रहा है? यह चीज आपने बतानी है। पहले नंबर के ऊपर एमपी कह रहे बहुत सारे बच्चे। प्रिया महाराष्ट्र कह रही, किसकी मानू? विकास, ओम शांति, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। 161 पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए। ठीक है। पहले नंबर के ऊपर कौन रहा है? महाराष्ट्र। एमएच से समझ जाना, 161 पदक जीतने का काम किया है। नंबर 2 पर कौन रहा? हमारा हरियाणा 2 नंबर पर रहा है। टोटल कितने पदक जीते हैं? हरियाणा ने 128 पदक जीते हैं। हरियाणा प्रदेश ने 128 पदक जीत करके हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा? दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। तीसरे स्थान के ऊपर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश रहा। कितने पदक जीते हैं? 96 पदक जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जीतने का काम किया गया। ठीक है। हरियाणा ने 41 प्लस 32 प्लस 55 टोटल 128 पदक जीत करके हरियाणा दूसरे नंबर पे। 41 गोल्ड मेडल है, रजत 32 हैं और सिल्वर मेडल कितने? 55 जीते हैं। और मध्य प्रदेश जो तीसरे स्थान के ऊपर रहा, कितने पदक जीते हैं? 96 पदक मध्य प्रदेश के अंदर जीते। ठीक है। तो वॉलीबॉल के अंदर जो पुरुष टीम ने किसने जीता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जीता गया। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब गजब की है, वास्तव में टॉप है। 65 नंबर जो ले जाएगा खींच के, बहुत बढ़िया तरीके का उसमें कंटेंट है। हरियाणा के प्रत्येक ग्रुप बुक डिपो के ऊपर आपको 15 प्रैक्टिस सेट की किताब मिल जाएगी। हाँ, दीपक यादव, ओलंपिक में चौथे नंबर पर रहने वाले को 50 लाख रुपए ही देते हो। भूपेंद्र खोवाल, निजी जिंदगी में मत झांकिए। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, शुभंकर के था, जीतू था। पहले नंबर के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी 69 पदक जीते हैं। छठे नंबर के ऊपर हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र, 28 पदक जीते हैं। 10वें नंबर के ऊपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 26 पदक जीतने का काम किया है। ठीक है। इसके बाद भाई खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर जो है 5वें संस्करण भोपाल में हुआ था। दिल्ली के अंदर कुछ मैच हुए थे। आशा इनका शुभंकर था। पहले नंबर के ऊपर महाराष्ट्र रहा 161 पदकों के साथ। दूसरे नंबर पर हरियाणा 41 गोल्ड मेडल, 32 रजत पदक, 55 जो है सिल्वर मेडल जीते, टोटल 128। तीसरे नंबर के ऊपर महाराष्ट्र रहा है, सॉरी मध्य प्रदेश रहा। कितने जीते हैं? 96 पदक जीते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे प्राचीन है। 56 में राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। 76 में एमडीयू रोहतक बनी थी। 2010 में लुवास बनी थी हिसार में। और 2003 में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसरो स्टार्टअप कार्यक्रम का नोडल केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करंट अफेयर के बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपने याद रखना ये सारे के सारे प्रश्न टॉप के प्रश्न 1 अक्टूबर की क्लास के अंदर होंगे, शाम को 7:30 बजे। जितनी देर रात आप मेरे साथ जाग सकते हैं तो जागिएगा। एक काम कर दीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में, जितने भी आपके घर में फोन है उस दिन आप लाइव चलाइएगा। एक में सुन लियो, बाकी की आवाज म्यूट करके रख दियो। एक बार हाथ खड़े करके वादा दिलाइएगा कि कौन कौन ऐसा करेगा मेरे साथ, कौन कौन ऐसा करने जा रहा है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। चलिए भाई, सबसे पहले देखिएगा इसरो जींद का जिक्र है, जिसमें हमारा हरियाणा बना था। जींद जो है 7 जिलों के अंदर था, सबसे छोटा जिला था हरियाणा का। ठीक है। इसके बाद जो किसके नाम के ऊपर है? देवी जयंती जो है, देवी जयंती के ऊपर जो है हरियाणा का जींद जिला जो है। चाहे नेट भाई उस दिन रख लियो, कुछ करियो तो तारी टेंशन। ठीक है। जयंतीपुर हरियाणा का सबसे छोटा। एक प्रश्न पूछा गया था कि रानी सोहाद्री का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो रानी सोहाद्री जो है
रानी सुहाद्री जो है, रानी सुहाद्री का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? हरियाणा के जींद जिले से रानी सुहाद्री का जिद है। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जिसके नाम जो है वो रागों के नाम के ऊपर रखे गए? ठीक है, रागों के नाम के ऊपर, जैसे पिल्लू खेड़ा है, मल्हार गांव है, यानी रागों के नाम के ऊपर जो है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो दो दो तीन तीन फोन में कम से कम भी एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश हम लोग उस दिन करेंगे। गजब की क्लास होगी, सोऊंगा नहीं जितनी, जब तक 2 साल के करंट अफेयर नहीं हो जाओगी। ठीक है, तो जो है गांव के नाम किसके ऊपर है याद रखना, रागों के नाम के ऊपर जो है यहाँ के गांव के नाम रखे गए, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, वेरी गुड। एक नगर पड़ता है जींद का सफीदो। ठीक है, सफीदो, प्राचीन नाम क्या है? सरप दमन। जनमेज्य नगरी भी इसको कहा जाता है, जनमेज्य नगरी। जनमेज्य के फादर कौन हुआ करते थे? राजा परीक्षित। और परीक्षित को कहते हैं सांप ने काट लिया था, और उसके बाद परीक्षित के बेटे जनमेज्य ने जो है क्या करवाने का काम किया था यहाँ पर? तो परीक्षित ने जो है सर्प दमन जो है सांपों को मारने के लिए इसी जींद के अंदर क्या करवा था? एक यज्ञ करवा था। इसलिए इसका संबंध आपने याद रखना है किसके साथ है? तो इसका संबंध जो है महाभारत कालीन है। ठीक है, महाभारत कालीन जो है इसका संबंध है, ये चीज याद रखनी है। जींद के अंदर जो है किला है, राजा गजपत सिंह ने बनवाने का काम किया था। और वो किला कब बनाया गया था? 1775 के अंदर जींद के अंदर राजा गजपत सिंह के द्वारा किला बनाने का काम किया गया था। हरियाणा का सोनीपत जिले का जिक्र है, बहुत बेहतरीन जिला है। प्राचीन नाम क्या क्या है? जलालाबाद। जलालाबाद प्राचीन नाम है सोनीपत का। सोनप्रस्थ तो सबने बेरा है, जलालाबाद। इसके अलावा सतकुंभा, सतकुंभा का मेला भी लगता है। सतकुंभा जो है प्राचीन नाम है किसका? सोनीपत का है। एक नाम और बताया था मैंने, विचित्र सा नाम था सोनीपत का, अगर किसी के ध्यान में तो फटाफट बताइएगा। एजुकेशन हब तो है मायना कोई, मायना कोई। ठीक है, हरियाणा की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर जो है सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एक शख्स है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? हरियाणा का गांधी किस शख्स को कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। ठीक है, मूलचंद जैन जो है, मूलचंद जैन का संबंध हरियाणा के किस से है? तो याद रखना, हरियाणा का जो गोहाना जो है, सोनीपत का गोहाना से मूलचंद जैन का संबंध है। जबकि मूलचंद जैन की कर्मसथली को आपके प्रश्न पूछे तो कैसे कर्मसथली, कैसे हरियाणा का करनाल जिला जो था, हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन की क्या थी? कर्मसथली कौन सी हुआ करती थी? याद रखना, कर्मसथली करनाल थी। और जन्म पूछा तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? फिर आपका उत्तर सोनीपत का गोहाना हो जाएगा। ठीक है, इसी सोनीपत के अंदर जो है दो चीजें हैं, मेगा फूड पार्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क, और दूसरी चीज क्या है? रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री और मेगा फूड पार्क जो है कहां पर है? सोनीपत का एक गांव पड़ता है, बरही गांव के अंदर जो है रेल कोच फैक्ट्री, और दूसरी चीज क्या है? रेल कोच फैक्ट्री और मेगा फूड पार्क। कैथल को जो है अलबरूनी ने अपनी किताब में किस चीज की संज्ञा से नवाजा है? तो कैथल के जो है क्या कहा? तो याद रखना, कैथल को जो है कवितल कह के पुकारने का काम किया। ठीक है, अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद में कैथल को किस नाम से पुकारने का काम किया? तो आपने याद रखना है, कैथल को जो है कवितल की संज्ञा देने का काम किसके द्वारा किया गया है? अलबरूनी के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर क्या है? नवग्रह कुंड है कैथल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर आओ। नवग्रह कुंड युधिष्ठिर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इन्हीं नवग्रह कुंडों के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है। और आम जनता के लिए नवग्रह कुंडों को किसने खोला था? 1987 के अंदर देवीलाल जो है, देवीलाल के द्वारा इन कुंडों को हरियाणा प्रदेश की आम जनता के लिए खोलने का काम कब किया गया था? तो आम जनता के लिए जो है 1987 के अंदर इन्हीं नवग्रह कुंडों को जो है क्या किया था? खोलने का काम किया गया था। ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं। अगर हम कैथल की बात करते हैं तो कैथल के अंदर जो है 11 रुद्री शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है, 11 रुद्री शिव मंदिर। एक प्रश्न एचएसएससी के अंदर आया था, प्रश्न ये था कि हरियाणा का काशी विश्वनाथ किसको कहा जाता है? ठीक है, हरियाणा का काशी विश्वनाथ कहां पर है? काशी विश्वनाथ मंदिर। हरियाणा का काशी विश्वनाथ मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? इसी कैथल के 11 रुद्री जो शिव मंदिर जो है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हरियाणा का क्या कहा जाता है? काशी विश्वनाथ कहा जाता है। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी जो थी उसके द्वारा जो था इसका क्या करवाने का काम किया गया था? निर्माण करवाने का काम किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? इसके अलावा वृद्ध केदारनाथ मंदिर है, वृद्ध केदारनाथ मंदिर, वो भी कैथल के अंदर है। फल्गु मेला हरियाणा के कैथल के अंदर लगता है।
ठीक है, फरल गांव के अंदर। इसके अलावा पुंडरीक तीर्थ है जिसके अंदर आज तक कहते हैं पानी नहीं सूखा, ये सारी की सारी किसकी है, कैथल की है। इसरो का स्टार्टअप कार्यक्रम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है लागू किया जाएगा, तो याद रखना वो जो है महेंद्रगढ़, जिसको बसाने का काम किसके द्वारा किया गया था, कन्नौड़िया गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा, जो बाबर केस में वहां बसते थे उनके द्वारा किया गया था। बाद में जो है पटियाला रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम नरेंद्र था, और नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम के ऊपर क्या रखा था, इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा था। और त्याता टोपे जो है, त्याता टोपे के द्वारा यहां पर क्या बनाया गया था, एक किला बनाने का काम किया गया था। पीडीएफ जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता टेंशन की बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसके बाद एक प्रसिद्ध नगर है महेंद्रगढ़ का, नगर का नाम क्या है, नारनौल, ठीक है। नारनौल के बारे में जो आप जानते हो फटाफट कमेंट करके लिखिए। क्या आवाज कम करिए थोड़ी। नारनौल के बारे में जो आप जानो फटाफट लिखने का काम करिए। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, नर राष्ट्र, ठीक है, नर राष्ट्र। इसके अलावा इसी नारनौल को क्या कहा जाता है, सिंगों का डहर कहा जाता है। सिंगों का डहर किसको कहा जाता है, नारनौल को जो है सिंगों का डहर कहा जाता है, ठीक है। अभी 5 अक्टूबर को नहीं आएंगे, अभी बकवास करनी बंद कर दीजिए क्योंकि एक हफ्ता पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, अभी नहीं आने वाले। 5 अक्टूबर तो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। नंदीग्राम भी इसको कहा जाता है। अच्छा, नारनौल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र भी है। शेरशाह सूरी का बचपन बीता था, बिल्कुल सही बात है। नारनौल की स्थापना किसके द्वारा करने का काम किया गया था, बावड़ियों का नगर, बिल्कुल सही बात है, अनंगपाल तोमर के द्वारा, ठीक है। अनंगपाल तोमर जो है, अनंगपाल तोमर के द्वारा क्या किया गया था, नारनौल शहर को जो है बसाने का काम किया गया था। सिंघों का डहर, नर राष्ट्र, इसके अलावा नंदीग्राम जो है किसको कहा जाता है, बिल्कुल बावड़ियों का शहर भी किसको कहा जाता है, हरियाणा का नारनौल जो है, नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, महेंद्रगढ़ के अंदर जो सर्वाधिक कम शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या इसी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे कम क्या है, शहरी जनसंख्या, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो है ढोसी की पहाड़ी है, 652 मीटर ऊंचाई जो है कुलताजपुर गांव के अंदर पड़ती है, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अरावली के हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर नू पूछे कि हरियाणा में पांडवों की रमण स्थली कौन सी थी, तो पांडवों की रमण स्थली यानी पांडव जहां घूमने के लिए आए थे, तो आपने याद रखना है ढोसी की पहाड़ियां जो है पांडवों की रमण स्थली जो मानी जाती है, यानी अरावली की पहाड़ियों के अंदर आए थे, ठीक है। इसके अलावा नारनौल का जल महल है, किसके द्वारा बनाया गया था, शाह कुली खान के द्वारा, अकबर की शैली के अंदर है। इसके अलावा राय मुकुंद दास का छत्ता है, जिसको हम लोग बीरबल का छत्ता भी कहते हैं, वो भी हरियाणा के नारनौल के अंदर है। खनिजों का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़, तो इसी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसरो का जो है स्टार्टअप का नोडल कार्यक्रम जो है इसी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बनाने का काम किया जा रहा है। तो सारा का सारा पीडीएफ जो है इसने डिलीट कौन करता, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हरियाणा के पहलवान सागर जागलान द्वारा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने का काम किया है, गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर ये सभी, फटाफट बताने का काम करिए। सागर जागलान के द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो www.lisoapp.com एक वेबसाइट है, सिर्फ 99 रुपए के अंदर आपको 10,000 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। भारत के 50+ जो है एग्जाम इसके अंदर आप कवर कर सकते हो। हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी स्टेनोग्राफर, जेई सिविल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, खोल के देख लो एक बार यह साइट। एक टेस्ट अनलॉक करना है, एक टेस्ट अनलॉक कर लें, अपने आप सारे के सारे टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो हरियाणा के पहलवान सागर जागलान जो है इसके द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया गया, सागर जागलान, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताने का काम करिएगा। कौन से जिले से संबंध रखते हैं पहलवान सागर जागलान, हरियाणा के पानीपत जिले के नौलथा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पानीपत, ठीक है। पानीपत के अंदर अंडर 13, अंडर 23 के अंदर 79 केजी भार के अंदर जो है इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, ठीक है। इसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जब जिक्र चल पड़ा है तो एक बात का जिक्र और कर लिया, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो है हिसार जिले के बघाना गांव की बेटी अंतिम पंघाड़ का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंडर 20 के अंदर जो है 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा प्रदेश की या भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, अंतिम पंघाड़, हरियाणा के हिसार जिले की बेटी है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार जीतने वाली खिलाड़ी है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई है? महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु रविदास जयंती, संत कबीरदास जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। फटाफट कमेंट करके मुझे बताने का काम करिएगा कि हरियाणा में जो जो सरकारी जयंतियां मनाई, सरकारी तौर पर राज्य स्तर के ऊपर जो जो जयंती बनाई है, ठीक है, वो सारे के सारे कमेंट करके लिखो। जमा 1 मिनट में आएगा, जमा 1 सेकंड लाऊंगा, ताइयो ना कहते बिग जो जमा 1 मिनट भी बोलांदा। हाँ बताइए शाबाश। दीनदयाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी फैंटेस्टिक, इंपॉर्टेंट, पहले गुड। देखिएगा, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021, हरियाणा पुलिस एसआई मेल पेपर 13/10/2021 को पूछा गया प्रश्न है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत क्या किया गया? जिनकी इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है, ठीक है, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनकी इनकम को 1,80,000 रुपए तक करना, क्योंकि 180 तो ऊपर वाला सरकार अमीर मानना है अपना, ठीक है। इन परिवारों को एक तो जॉब कार्ड, इनका कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनाया जाएगा? इनको जो है 8 से लेकर के 9,000 तक जो है, 8 से लेकर के 9,000 रुपए की मासिक सहायता जो है कौन करेगी? हरियाणा सरकार करने का काम करेगी अंत्योदय उत्थान योजना के तहत। बात समझ में आएगी? दो चार बात इसमें और जोड़ को आप, क्या क्या का इनको काम दिया जाएगा? एक तो कौशल रोजगार का इनको काम दिया जाएगा, कौशल रोजगार का, ठीक है, कौशल रोजगार में। दूसरा, इनको जो है स्वरोजगार के लिए हरियाणा सरकार जो है क्या करेगी? स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम करेगी, ठीक है। 644वीं जयंती शुरू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2021 से जो थी हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2021 से। और गुरु रविदास जी महाराज जी की कौन सी जयंती थी? तो 644वीं जयंती थी गुरु रविदास जी महाराज की। इनकी जयंती के ऊपर जो है हरियाणा सरकार के द्वारा क्या घोषणा करने का काम किया गया था? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है फरवरी 2021 में इसकी घोषणा करी गई थी। और दूसरा जो है याद रखना आपने, फरवरी 2021 में घोषणा कर दी, जबकि इनको देने का काम, योजना लागू करने का काम 1 अप्रैल 2021 से किया है। हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करती है। एक योजना शुरू की हरियाणा सरकार ने, योजना का नाम क्या है? महापुरुष विचार प्रसार योजना, ठीक है, महापुरुष विचार प्रसार योजना, ठीक है। और इस योजना के तहत हरियाणा के अंदर जो जितने महापुरुष हैं उनकी जयंती सरकारी तौर पर मनाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड रखा है, 10 करोड़ रुपए का फंड, ठीक है। किस किस की जयंती मनाई सरकारी तौर पर? महर्षि वाल्मीकि जयंती सरकारी तौर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर हुआ था? फटाफट कमेंट करिएगा। भगत धन्ना जाट, ठीक है, धन्ना जाट ये जयंती कहां पर मनाने का काम किया है? परशुराम कुंभ के नाम से जयंती मनाई गई भगवान परशुराम की। ये जयंतियां सरकारी तौर पर मनाएंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फटाफट मुझे इनके नाम बताने का काम करिए कि कहां कहां पर ये मनाई गई है। ज्योतिबा फूले जयंती, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती कहां पर मनाई गई है? गुरु रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती सरकार ने कहां पर सरकारी तौर पर बनाई है? कबीर जयंती हरियाणा सरकार के द्वारा कहां पर मनाई गई है? ये सारे के सारे नाम जो है बिल्कुल। अमन कैथल एक सही आपका, और बताओ। भगवान वाल्मीकि जयंती कहां पर मनाई गई है? गोहाना सोनीपत के अंदर। धन्ना जाट धनौरी गांव पड़ता है कैथल का, धनौरी गांव कैथल के अंदर भगत धन्ना जाट समिति ये बनाई गई है। भगवान परशुराम की कहां पर मनाई गई है? करनाल के अंदर। सब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सारिया में चीफ गेस्ट मिलेंगे आपने। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती हरियाणा के अंदर सरकारी तौर के ऊपर कहां पर मनाने का काम किया है? महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती बताइए शाबाश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मनाने का काम किया गया है। गुरु रविदास जयंती कहां पर मनाई गई है? गुरु रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती कहां पर मनाई गई है?
गुरुग्राम के अंदर जो है गुरु रविदास जयंती मनाने का काम गुरुग्राम के अंदर किया गया है। एक रहेगी भाई, कबीर जयंती कहां पर मनाई गई है? नरवाना में नहीं मनाई गई। कबीर जयंती रहेगी, कबीर जयंती कहां पर मनाई गई है? कबीर जयंती रोहतक के अंदर मनाने का काम किया गया है, रोहतक के अंदर। ठीक है, ये सारी मोटी मोटी इनके ऊपर नजर मार लियो भाई, हो जाओगी सारी की सारी। लाइक करते रहो यार, गला गला नू कंजूसी ना करो भाई। देखो समझ में आ गई बात। यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना तारीख मुझसे शुरू कर दी थी 1 अप्रैल 2021 है। किस महापुरुष की? महान गुरु रविदास महाराज जी की 644वीं जयंती के ऊपर फरवरी 2021 में घोषणा करी थी। 1 अप्रैल 21 तक लागू होगी। ठीक है, इसमें जिनकी इनकम जो है 1 लाख से कम है उनको 1,80,000 तक इनकम करनी है उनकी। 8 से 9,000 रुपए पर मंथ उनका सारा सरकार लाओगी। कौशल रोजगार के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा जो स्वरोजगार बनाओ स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगी। इनके कार्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, एक दूसरी योजना है महापुरुष विचार प्रसार योजना। 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। भगवान वाल्मीकि की जयंती गोवाना सोनीपत के अंदर, भगत दन्ना जाट की जयंती दनौरी कैथल के अंदर, भगवान परशुराम की जयंती जो है करनाल के अंदर, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती कुरुक्षेत्र के अंदर, गुरु रविदास की जयंती गुड़गांव के अंदर, और कबीर जयंती जो है कहां पर मनाएगी? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो है कबीर जयंती मनाने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती के अंदर रजत पदक जीतने का काम किया था। एचटेट पीआरटी पेपर 19 जनवरी 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, मनीष नरवाल या फिर विनेश फोगाट। कुश्ती के अंदर जिस बंदे ने रजत पदक जीतने का काम किया था, ये आपने बताना है। फटाफट सारे लाइक कर दो और ग्रुप में एक बार इसने बगाया हो, शेयर कर दो झपा झप वीडियो में। देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका वो क्या था? शुभंकर शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? कितने पदक जीते थे भारत ने टोटल? टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत के द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी थी? डी कह रहे हैं, डी। विनेश फोगाट, वेरी गुड। टोक्यो ओलंपिक में मिराई तोवा था, मिराई तोवा, मिराई तोवा, मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक पूरा पढ़ के बिगजियो करवाऊंगा अपने साथ 1 तारीख ने, गजब का हुआ होगा। देखो भाई, गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर? गोल्ड मेडल एक के शख्स है, नीरज चोपड़ा। पानीपत के खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, रजत पदक किस किस के द्वारा जीता गया था? रजत पदक रवि दहिया, रैसे रजत रैसे रवि दहिया कुश्ती, और दूसरी कौन थी? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। ठीक है, रजत पदक इन 2 के द्वारा जीता गया था, मीराबाई चानू और दूसरा कौन सा आ गया? रवि चोपड़ा। लवलीना, लवलीना किसके अंदर जीता है? मुक्केबाजी। पीवी संधू बैडमिंटन। ठीक है, बजरंग कुमार कुश्ती, भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, ये जो हैं 1 2 3 4 4 हो गए कौन से? कांस्य पदक जीतने का काम किया है। याद हो जाओगे सारे के सारे। लवलीना बॉक्सर है, कितने हो गए अपने? 1 गोल्ड हो गया, 2 रजत हो गए, 3 और 4 हो गए। टोटल कितने पदक हो गए? 7 जीते थे के टोटल? लवलीना बोरगोहन, हाँ 7 जीते थे के? लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? फटाफट बताइएगा शहबाज। मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती है? 7 थे ना, 7 हो गए अपने। ठीक है, हाँ 41 साल के बाद हॉकी मेडल आया है। तो भाई गोल्ड मेडल की बात करा नीरज चोपड़ा। रजत पदक 2 खिलाड़ियों ने जीते थे, रवि दहिया, मीराबाई चानू। रवि कुमार दहिया हरियाणा से संबंध रखते हैं। ठीक है, रजत पदक कुश्ती के अंदर जीतने का काम किया था मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। 3 हो गए, मीराबाई चानू रजत पदक। ठीक है, रवि दहिया रजत पदक हो जाएगा। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक, पीवी संधू बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक, बजरंग पुनिया हरियाणा से संबंध रखते हैं, झज्जर जिले से कुश्ती के अंदर पदक, और भारतीय हॉकी टीम जो है, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है कांस्य पदक 41 सालों के बाद जो है हॉकी के अंदर कोई मेडल आया था। ये चीज याद रखना। ठीक है,
हो जाओगा सारा का सारा। इसके बाद जो है पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में और मुझे बता दीजिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर। अच्छा, ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? पैरा ओलंपिक की नहीं, सिर्फ ओलंपिक की बताना आपने। नंबर 2 है जो पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओलंपिक खिलाड़ियों के अंदर हरियाणा के कितने थे? 31। 31 खिलाड़ी थे हरियाणा के जिन्होंने भाग लेने का काम किया था। उद्घाटन समारोह ओलंपिक के अंदर, उद्घाटन समारोह के अंदर झंडा किसने उठाया था भारत का? और समापन समारोह के अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर समापन समारोह के अंदर, समापन में बजरंग पुनिया थे, बजरंग पुनिया। उद्घाटन समारोह के अंदर किसके द्वारा? उद्घाटन समारोह के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर झंडा, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का नाम है, अवनी लखेरा। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर 5 गोल्ड, 8 रजत, 6 सिल्वर, 8 5 13। अच्छा, कितने पदक जीते थे भारत ने? 19 पदक जीते थे। बूल लैगरी तारा बना बेरा है नहीं, बूल लैगरी हो बता दो। पैरा ओलंपिक खेलों का जिक्र है। 5 गोल्ड मेडल, 8 रजत पदक और 6 कौन से जीते थे? कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे भाई। कौन से हैं? नंबर 1 सुमित अंतिल, खिलाड़ी मैं लिख दूंगा, खेल का नाम आप बताओगे। सुमित अंतिल। नंबर 2 मनीष नरवाल। नंबर 3 योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया। अच्छा, इन दोनों के वो बताओ, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल के खेल बताओ फटाफट। दोनों के खेल बताइए शाबाश। सुमित अंतिल और इसके दोनों के खेल कौन से हैं? बिल्कुल, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। एक खिलाड़ी का नाम आता है सिंहराज अधाना, शायद फरीदाबाद के सिंहराज अधाना। 2 पदक जीते हैं, एक तो रजत पदक जीता है और दूसरा जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता है। 1 2 3 4, एक खिलाड़ी और रह गया जिसने पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। खिलाड़ी 5 थे, पदक कितने थे? 6 थे। एक कौन सा रह गया? सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, योगेश कथुनिया, सिंहराज अधाना। एक और था भाई, नाम ध्यान से निकल गया, आपको याद आओ बता दियो। ठीक है, 5 खिलाड़ियों के द्वारा 6 पदक जीते गए थे। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली जो है ये लिखने का काम किया गया था? सिंहराज अधाना लिख दिया, 2 पदक हैं उसके। हरियाणा के कौन से, ध्यान में आ जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हरियाणा के जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था? खुशीराम शर्मा, कृष्ण बाछल या फिर सुनीता जैन? किसके द्वारा जो है ये काम किया गया था? अवनी राजस्थान की है, हरियाणा प्रदेश की नहीं है। तुक्के मत मारिए। देखो, खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि, पहले राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस थे। दूसरे राज्य कवि रण निमंत्रण, युद्ध चरित, प्रेमोपहार। हरियाणा के दूसरे राज्य कवि, ठीक है, हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्य कवि कौन थे? ये जो है खुशीराम शर्मा जो है, इनको हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कौन है? दूसरे राज्य कवि जो है हरियाणा के हैं, इन्होंने वो किया था। ठीक है, कृष्ण बाछल के द्वारा क्या लिखा गया था? अमानत एक शहीद की, अमानत एक
शहीद किए किसके द्वारा लिखा गया था? ये किरसन बादशाह के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है बारिश में दिल्ली किसके द्वारा लिखा गया है? बारिश में दिल्ली जो है ये सुनीता जैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सुनीता जैन के द्वारा लिखा गया है। बोरला आभूषण महिलाएं किस अंग के अंदर पहनने का काम करती हैं? बोरला आभूषण महिलाएं जो हैं किस अंग के अंदर पहनने का काम करती हैं? चलिए भाई, अब वो समय आ गया, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको जो है ये किताब हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब है वास्तव में। 65 नंबर एक बार लेके देख लियो, 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी तक गूगल पर टोके कौन लिखने। सिलेक्शन कन्फर्म। पूछ लूं प्रश्न? पूछ लूं? चलिए भाई, प्रश्न आपके सामने ये है कि हरियाणा के अंदर जो भी बच्चा सही उत्तर देगा उसको किताब भेंट की जाएगी, आपके घर के ऊपर ये किताब पहुंचा दी जाएगी। पूछ लूं के माथे पर हो गया? फिर ना कहियो जी रह गया, आपने तो एकदम पूछ लिया। फटाफट बताने का काम करिए कि पूछ लूं ना पूछूं, जल्दी जल्दी, अगर आप तैयार हैं तो। रेडी हो? चलो फिर भाई, हरियाणा के अंदर योद्धे गणराज्य के सिक्कों पर किस भगवान का चित्र अंकित होता था? योद्धे गणराज्य के सिक्कों के ऊपर हरियाणा में किस भगवान का चित्र अंकित होता था? हरियाणा के अंदर योद्धे गणराज्य जो है, एक वक्त को रजिया सुल्तान की स्टोरी सुनाई थी। हरियाणा के अंदर योद्धे गणराज्य के सिक्कों के ऊपर जो है किस भगवान का चित्र अंकित होता था? प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की बेहतरीन 15 प्रैक्टिस सेट की किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर लिखी हुई है। सॉल्यूशन दिया गया इसके अंदर पूरा का पूरा। वेरी गुड भाई। और जिस शख्स ने सही उत्तर दिया है, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, एक बार लाइक कर दो फटाफट, उसका नाम बता दूं फिर। बिल्कुल सही है, योद्धे गणराज्य के जो सिक्के हरियाणा प्रदेश के अंदर पाए गए हैं उनके ऊपर जो है भगवान कार्तिकेय जो है, भगवान कार्तिकेय का फोटो होता था, चित्र होता था। और यह सही उत्तर दिया है अमन कैथल ने। बिल्कुल अर्जुन सिंह, आज अमन कैथल जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत दिन तक तैयारी करने लग रहा था। अमन कैथल, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई दे दो सारा के सारा एक बार दे दो छोरी। आज ऐसा कोई भी जिक्र कौन करूं जो उस क्लास में कैल हुआ था, आज बिल्कुल चुप रहूंगा, छोरिया के बारे में कुछ नहीं होगा। ये छोरे सारे निकम्मे है, जमा सारे सारे निकम्मे हैं। सही कहा सर, लड़कों में दिमाग नहीं होता। ए छोरी, दिमाग तो इनमें क्या को नहीं होता। एक बार किसी का नहीं, थोड़ी सी मुस्कुरा के देख, इतनी बार में शेरवानी का रंग और बड़का के नाम भी सोच जाएंगे बैरी, इतने कसूते हैं, दिमाग बहुत ले रहे हैं ये। चलो भाई, अमन कैथल, बोरला आभूषण कान नाक मस्तक या फिर गले के अंदर जो है बोरला आभूषण पहना जाता है। चलो भाई, आपकी तैयारी अच्छी थी। बोरला आभूषण, सबसे पहले महिलाओं के कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम लिखो जल्दी जल्दी। हरियाणा के कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण जो हैं उनके नाम फटाफट लिखने का काम करिएगा। चलो कोई बात नहीं, एक प्रश्न और पूछ लेंगे आप, अगर इतनी आपने भड़कोरी है तो चिंता ना करो, किताब दे के जानी हमने, घर आंखों लेके जानी। ठीक है, 1500 करते हो, नू ना करो बजमा, कर दो एक बार सारे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, हो गया 1500। अगर 2 बार ले गया तो फिर कौन मिला मन में, दूसरी बार ले गया तो फिर और किसी ने दे जाओ, फिर सेकंड वाला दे दूंगा अगर दोबारा ले तो। देखो भाई, बोरलर माथे पर बोरला साज, दिमाग बहुत तो हमैन गा रहा है, के करके छोटा बताओ शाबाश भाई। नाक के आभूषण, शुरू में के कान, सॉरी कान के आभूषण बताओ शुरू में भाई। हरियाणा के अंदर जो हम महिलाओं के द्वारा कान के अंदर कौन से आभूषण पहने जाते हैं? झूमर, एक ओगन्या, ओगन्या बताओ, साची बताओ, ओगन्या सुना किसी ने? ओगन्या, ओगन्या, झुमका हो गया, झूमर हो गया, ओगन्या सुना किसी ने? ओगन्या, कान में पहना जा ओगन्या। कर्णफूल,
ओगन्या, ओगन्या जो है ये को नहीं आजकल सिस्टम चल रहा है उर तक आने भी ना होगा, एड तक को नहीं हुआ, एड तक ऊपर तक है, उसकी ओगन्या बोला जाओ है। भाई मुझे बिरानी मोरे कराए जाऊंगे कहा एड तक चढ़ाए लेगी इसका मैंने रे, ए बोली छोरी पढ़ के इतना और वो कर लिया करो। ठीक है, ओगन्या, कर्णफूल, झूमर, ये कान के पहने जाले आभूषण है। बाड़ी भी आप बिल्कुल सही कहा, किसी ने कहा बाड़ी भी सही है। ये सारे के सारे जो है कान के पहने जाने वाले आभूषण है। नाक में छोरी के पार है, नाक के अंदर कोका, नथ, तिल्ली, बुजली, बुजनी भी कहते हैं, बुजली कहते हैं, बुजनी, ये सारे के सारे किसके हैं? महिलाओं के जो है, महिलाओं के आभूषण है सारे के सारे। एक बार आभूषण पर जरूर जोटा मार जियो। पुरली भी हुआ करती पहले टाइम पर, नोज पिन तो अंग्रेजी में हो गया, पुरली भी हुआ करती। माथे पर के पारा, माथे पर बोरला साजे, शीस फुल, गला में तो गणे पा रहे हैं, आर पा रहे हैं, गंठी पा रहे हैं, गणाए सौदा हो जाओगा। ठीक है, तो जो है बोरला कड़ा का मस्तिष्क का आभूषण है महिलाओं का। निम्नलिखित में से किसको हरियाणा प्रदेश का बजारा कालिदास कहा जाता है? फटाफट बताइए शाबाश। हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को, किशनलाल भाट को, स्वामी हरदेवा को, पंडित बतरू कुतुबी को। यो अच्छा नाम दिया एचएससी ने। 26/12/2021 को असिस्टेंट मैनेजर के पेपर के अंदर आया बड़ा प्रश्न है भाई। देखो रे लाडलू, बहुत बढ़िया प्रश्न। सबसे पहले भाई सांग का जिक्र कड़ा मिला है लाडवा के अंदर, जो है लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। लाडवा राजा रतन सेन का जो है, राजा रतन सेन का एक ग्रंथ मिलता है लाडवा के अंदर जो है, इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले जिक्र क्या का मिला है? सबसे पहले जो है सांग का जिक्र मिला है। ठीक है, सांग का लाडवा रतन सेन का जो ग्रंथ जो है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, इसके अंदर किसका जिक्र मिला है? बिलारा सांग का जिक्र मिला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले नुको 1730 के अंदर यूपी से एक बंदा आया था जिसका नाम क्या था? किशनलाल भाट। तो एचएसएससी के अनुसार जो है किशनलाल भाट जो है, इसने हरियाणा के अंदर जो है सांगों की शुरुआत करी थी। इसलिए सांगों का हरियाणा के अंदर जो है, सांगों का पितामह किसको कहा जाता है? तो सांगों का पितामह किशनलाल भाट को कहा जाओ है। लकड़ी के तख्त के ऊपर करे जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के तख्त के ऊपर सांग करे जाओ। सांगों का पितामह किसको कहा जाता है? किशनलाल भाट को पितामह कहा जाओ है। 1730 के अंदर जो है ये बंदा लेके आया था सांगों को। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले, वास्तव में सांग की शुरुआत जो है बिहारी लाल के द्वारा करी गई थी और 1206 में रेवाड़ी तक करी गई थी। ठीक है, सांग में जो मैन जो बंदा हुआ सांग में, जिसको आप बेड़ेबंद सांगी, एक्टर को क्या बोलता है पे? बेड़े बंद बोला, जो इसके अंदर मैन नायक का रोल करता है। और नायिका का रोल करने वाला किसी भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया, उसको क्या बोलना है? बड़ा रकान्ना बोला जाता है सांग में, बड़ा रे कान्ना। ठीक है, सांग के अंदर जो है जो नायिका का रोल करता है उसको क्या कहा जाता है? बड़ा रकाना कहा जाता है। सांग में नायिका का रोल करने वाले को क्या कहा? जवाब बड़ा रकाना। नंबर 2, दीपचंद ब्राह्मण जन्म कड़ा हुआ था, याद रखना। सोनीपत को सांगियों की धरती कहा जाता है। सोनीपत जिले का एक गांव है, गांव का नाम क्या है? शेरी खांडा। और इसी शेरी खांडा गांव के अंदर जन्म हुआ था दीपचंद ब्राह्मण को। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दीपचंद ब्राह्मण के गुरु कौन थे? तो आपने याद रखना है छाजूराम जो है वो इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, छाजूराम गुरु थे इनके। हो जाओगे याद, इनके गुरु कौन थे? दीपचंद ब्राह्मण के गुरु कौन थे? छाजूराम थे। ठीक है, एक प्रश्न हो रहा था कि हरियाणा के अंदर सांगों में युग प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो याद रखना है युग प्रवर्तक जो है, युग प्रवर्तक किसको कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। इसके सांग जो थे वो किसके ऊपर आधारित थे? तो याद रखना है भारत हरियाणा के नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए सांग करते थे। ठीक है, अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए सांग करते थे। तब बदले में क्या कर दिया अंग्रेजों ने? इनको एक उपाधि दी थी, और उपाधि कौन सी है? राय बहादुर की उपाधि। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको राय बहादुर की उपाधि से नवाजने का सांग शुरू किया था। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि। अरे 1500 हो गए, बस 3 की कसर रहेगी, करियो लाइक। यानी राय बहादुर की उपाधि जो है किस सांगी को दी गई थी? मात्र एक ही शख्स को दी गई हरियाणा के अंदर राय बहादुर की। वो कौन है? पंडित दीपचंद है। ठीक है, शेरी खांडा गांव के अंदर जन्म हुआ, गुरु का नाम क्या है? छाजूराम। ठीक है, हरियाणा के सांगों के अंदर क्या कहा जाता है? इनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। राय बहादुर के अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास इनको कहा जाता है। उर तक समझ में आएगी? इनके गुरु छाजूराम थे। दीपचंद का चेला
तो दीपचंद के चेला कौन था? स्वामी अरदेव। और स्वामी अरदेव का चेला कौन था? बाजे भगत। ठीक है, बाजे भगत। इन छोरिया का तो ऊपर को जानता होगा केस होता है यो। आलिया भट्ट पूछ लिया, परिणीति चोपड़ा पूछ लिया, ये बता देगी हमारी संस्कृति इसका बेरा है को बोली छोरिया ने नुए को बेरा के जुगाड़ो सांग हो के है। अरे आंसर मैंने दिया था। ये बुक आप हरियाणा के किसी भी बुक डिपो पर ले सकते हैं, आपको सब जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आएगी। दीपचंद किसका चेला था? छाजू का। दीप छाजू का चेला दीपचंद, दीपचंद का चेला अरदेवा, अरदेवा का चेला बाजे भगत। प्रश्न पूछो मेरे तो कौन बनाता मैं, ये पूछा गया था कि प्रसिद्ध सांगी सोनीपत के सिसाना के अंदर जन्मे बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? स्वामी अरदेवा। और अरदेवा सिंह किसका चेला? दीपचंद का। दीपचंद किसका चेला था? बोला छाजू राम का चेला था। आएगी बात समझ में? बेरा कौन देखिए छोरी नुको सांगा का बेरा कौन। तो हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर। संपूर्ण कविता का कालिदास किसको कहा जाता है? ओए चुप, सिलेंडर का जिक्र कोई नहीं करा, कल मसा पेंडा छुटा है गरा जहां पाछा भी नरेन छोरिया के मैसेज आए बोले गुरुजी के कल सिलेंडर पर लगा। ये बात आपने शोभा कौन दी मास्टरों के ये करा ये करा। मैं आज बोलता है कौन, जमा चुप रहूंगा बेबे जमा, तारा बारा में कुछ नहीं कहूंगा। ये सारे निकम्मे छोरे जितने सारे के सारे निकम्मे। देखिए भाई, हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की जो है वास्तुकला को देखा जाता है? सबने निकम्मे कहूं जितने। ठीक है, बताओ हरियाणा के अंदर जो है किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर के अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जाता है? ऐसा कौन सा मकबरा है? वो एक जना हरियाणा में एक जना किसी का घर भी गया, बोला तायरी खाट दिए, बुढ़िया इनकी आदत तो है। बोले ना रे भाई हमारे तो दो एक खाट हैं, एक पतो बोलिया तरताऊ और तरबाई सोचे है, अरे एक खाट पे मैं तेरी भाभी सोचे। हाँ बोला ताई खाट से 14 बना दे, बोला फिर ढंग तो सोना सीख लो तुम्हें। देखिए भाई, सबसे पहले शाह विलायती का मकबरा, शाह विलायती का मकबरा, ये जो शाह विलायती का मकबरा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में, फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के अंदर ये बनना शुरू हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के अंदर शाह विलायती का मकबरा फिरोज शाह तुगलक के काल का है। एक प्रश्न पूछा था एसएससी ने, नुबली एसएससी वाले नुबले बोला शाह विलायती का मकबरा किसका दौरा है? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी। और इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है, और इब्राहिम सूरी का मकबरा का दौरा किसका मकबरा है? शाह विलायती का मकबरा। समझ में आएगी? अरे के रजिया सुल्तान नगर आ ले जाएगा तारा ना छोड़ दे पेंडा उसका, क्यों जिक्र कर यार? के बोल दिया मैंने? कड़ा सिलेंडर का जिक्र नहीं करूंगा मैंने, यार बोल दिया कौन बोलूंगा, चुप रहूंगा जमा। शाह विलायती का मकबरा फिरोज शाह तुगलक का टाइम का है। किसका दौरा है? किसका दौरा है? यह चीज याद रखनी है। यो जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा का दौरा है, इतनी बात याद रख लियो। ठीक है, इसका टाइम पर बनने लगा था, इतनी बात याद रख लियो। बाद में ये जो मकबरा जो है, इस मकबरा के अंदर कहते हैं मुगलों ने भी कुछ निर्माण करवाया था। ठीक है, मुगलों ने भी निर्माण करवाया था, और बाद में इसको जो है अंग्रेजों ने भी इसके अंदर निर्माण करवाया था। तो प्रश्न में तो दो ही देर के, तुगलक काल से लेकर देर क्या। ठीक है, फिर तो सही है, तुगलक काल से यानी मुगल, अंग्रेजों, तुगलकों के समय में हरियाणा का किस विलायत जो मकबरा बना है, तो वो मकबरा कौन सा है? शाह विलायती का मकबरा। ठीक है, कौन सा मकबरा है? शाह विलायती का मकबरा। फटाफट बताओ कि कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर शाह विलायती का मकबरा पड़ा है? शेख चिल्ली का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बात पाऊंगी याद तारा शेख चिल्ली का मकबरा की। देखो कड़ा पड़ा है हरियाणा के थानेश्वर के अंदर। ठीक है, थानेश्वर। हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था इसको? डेविड रोस ने कहा था। ठीक है, डेविड रोस, डेविड रोस ने कहा था कि ताजमहल के बाद ये दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है। ठीक है, हरियाणा का ताजमहल इसको किसने कहा था? डेविड रोस ने। और इसका यू कड़ा है हरियाणा के कौन सी जगह पे ऊपर है? तो थानेश्वर के अंदर यू है। ठीक है, कड़ा थानेश्वर के अंदर। सांझाकार मुमताज का एक छोरा आया था चौथा नंबर का, हूं तो गणे थे, एक नंबर का छोरा था जमा गजब का, दारा सिको का नाम था, हमने सुना हो तो। दारा सिको का गुरु था, यानी दारा सिको जो था, दारा सिको, इसका गुरु कौन था? दारा सिको को लघु अकबर कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। दारा सिको का गुरु कौन था? शेख चिल्ली था। और इसे शेख चिल्ली जो है, शेख चिल्ली का नाम के ऊपर जो है ये बनाया गया था। ठीक है, और ये जो शेख चिल्ली का मकबरा जो है, इसकी वास्तुकला किससे मिलती है? तो आपने याद रखना है फारसी वास्तुकला। ठीक है, फारसी वास्तुकला के अंदर बना हुआ ये मकबरा है। ठीक है, फारसी वास्तुकला। अच्छा, शेख चिल्ली जो था इसका संबंध कौन से सिलसिले से था? तो याद रखना कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी सिलसिला।
ये कादरी सिलसिला क्या है, इसमें बढ़ूंगा तो आधे बैठ जाएंगे, कौन बतांदा, ठीक है। यानी शेख चिल्ली का गुरु जो था उसका संबंध जो है किस, अरे चुप हो जाता मैं, अमन इन्हें मुर्गा बनाए थे सारे जो बकवास करने लग रहे। 14 बालक थे, ठीक है बेबी। ठीक है, तो शेख चिल्ली थानेश्वर के अंदर, डेविड रोस ने हरियाणा का ताजमहल, ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया था, दारा सिको ने बनवाया था, दारा सिको शाहजहां और मुमताज का छोरा था। इसका गुरु कौन था, शेख चिल्ली। कौन से सिलसिले से संबंध रखता था, तो आपने याद रखना है कादरी सिलसिला जो है, कादरी सिलसिले से जो है इसका क्या था, संबंध था, यह बात याद रखनी है। फारसी वास्तुकला से संबंध था, फारसी वास्तुकला के अंदर कौन से पत्थरों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था ये। कौन से पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, कौन से हैं, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। ये कई तो सी छोरी एक जनी देख थी मारे गांव में, कम सी हाइट की थी, घर आए कि मेरी मां ने उलाना देगी, लिखा कि तारा छोरा ने टिका लिया, मैं तो क्लास देखनी बंद करूं, कल मारे बार बिरयानी के लाल ले सूट पहन रही है, मन ने के बराबर हूं लिकड़ेगी मुंह मत यार, ठीक है। समझ में आ गई, लाल बलुआ पत्थरों से बना है, दारा सिको का गुरु शेख चिल्ली, कादरी सिलसिले था, थानेश्वर में है, फारसी वास्तुकला से निर्धारित है, ठीक है। याद हो जाओगा, याद हो जाओगा सबका है। इसके उत्तर के अंदर कौन सा गार्डन है, इसी शेख चिल्ली के उत्तर के अंदर जो है एक गार्डन है, गार्डन का नाम क्या है, मुगल गार्डन है, ठीक है, उत्तर के अंदर मुगल गार्डन है। और इसी को जो है 1958 के अंदर भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय महत्व यानी राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग को जो है इसको कब सौंपने का काम किया था, तो 1958 के अंदर सौंपने का काम दिया। 30 छोरी बैच गिरा निकम उतारे वजह से, बिल्कुल। अब्दुल उल करीम जो है इसका पूरा नाम था शेख चिल्ली का, कॉपी मारे हो बटन मैंने पढ़ा था यो, अब्दुल उल करीम विकास मेघवाल पे सर्च मारे नहीं फटाफट देख गणिए। 1465 होगी, कितनी बैच की, 1517 थी, 70 छोरी गई, सॉरी बैच की नहीं मतलब गई, साक्षी को मैं भी बुलाने दूंगी। इब्राहिम खान का मकबरा, जिक्र है कौन करता भाई, चुप पढ़ाऊंगा चुपचाप। इब्राहिम खान का मकबरा जो है शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी जो थे, प्रश्न आओ भाई, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बीता था, तो आपने याद रखना है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कड़ा है नारनौल के अंदर, तो शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बीता था, तो महेंद्रगढ़ या फिर नारनौल के अंदर जो है शेरशाह सूरी का बचपन बीतने का काम हुआ था। अपने दादा की याद में जो है नारनौल के अंदर जो है इसने क्या बनवाया था, एक मकबरा बनवाने का काम किया था, ठीक है। खिजर खान का मकबरा कड़ा है, खिजर खान का मकबरा फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, मकबरा कड़ा खिजर खान का, आएगी रे उल्टी आएगी सारी, खिजर खान का मकबरा बताओ कड़ा है। दो चीज याद रखनी, कौन सी शैली के अंदर है, पठान शैली के अंदर बना हुआ खिजर खान का मकबरा, ठीक है। दूसरा किसके समकालीन है, तो याद रखना है लोधी वंश के एक शासक हुआ करते थे, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के टाइम के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे ख्वाजा खिजर, और इनका मकबरा जो है पठान शैली के अंदर बना हुआ है, कड़ा है हरियाणा के अंदर, फटाफट मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके, ठीक है। तो शाह विलायती का मकबरा तुगलक काल से लेकर के मुगल अंग्रेजों तक का इसके अंदर जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसार के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, इसार के किले का निर्माण बताइए शाबाश, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बताओ भाई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोधी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसार के किले का निर्माण करवाने का काम किया गया था। देखो दिल्ली का शासक कौन है, जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। घोड़े के ऊपर बैठा 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 कड़ा आ गया, हरियाणा के हिसार के अंदर आ गया, हिसार के जंगलों के अंदर खो गया। जंगल होया करता, पानी की प्यास थी, प्यास लग रही, उरा एक बाबा की कुटिया थी, और इस कुटिया के अंदर जो है बाबा देख तपस्या करने लग रहा, जमा राम तब बैठे है। कहते हैं इस बाबा को जो है एक गुजरी हुआ करती थी, एक लड़की, और या गुजरी जो थी इस बाबा की सेवा करना आ करती, बकरियां का दूध देना आ करती, हाथ में दूध का डोलू ले रही है, और एड़ा देखा कि एक घोड़ा पर सुंदर नौजवान जो है यू आ गया, एड़ा गस खा के मतलब पड़ गया, और पानी का प्यासा, पानी पानी मुंह में तो पुकारा था, पानी मांगदा को आदमी, और उसने उस टाइम पर बढ़िया निकड़ू दूध मिल जाए वो भी बकरी का। कहते हैं गुजरी ने जैसे ही फिरोज शाह तुगलक के मुंह में दूध गिरा, ओहो जैन आएगी, बचदा दूध बाबा खातर लेके भी नुबलिया तो रोज आ जाकर फिरोज शाह तुगलक, नुबली कोशिश करूंगी। इब फिरोज शाह तुगलक ने तो एडे डेरा जमा लिया, गरा बाबा खातर 1 किलो दूध लिया हुआ है, और सारा दूध इसने पिया दिया, पाइया का बचा उसमें, तो उसमें पानी गेर के बाबा ने पिया दिया। ये बाबा के तो भी तपस्या करते करते हड्डा का गुणा हो लिया, पानी वाला दूध पी पी के कट कट बोलन लग गया हड्ड। बाबा ने सोचे अड़ बैद हवा करते दूध तो मेरे खातर और पीवा और कोई है दूध ना,
इब के करया, एक दिन बाबन सोचा देख ले भाई दूध जाव कड़ा है। बाबन देखा हो दोनों जने राम तक पिपल का पेड़ के नीचे हो बतलान लग रहे। बाबन देख लिया, पापा देखते ने बोलिया घर बताऊंगा, कोई नहीं रुकूंगा, राम बताऊंगा। फिर उत्साह तुगलक ने बोलिया पापा घर ना बताओ, एक काम कर ले तो बतला ले, बोलिया तेरे पे बतला चाहता तो बतला ले। थोड़ी बार तो बैठा बाबा, फिर साधु संत था ने बोलिया ना भाई मेरी तो उम्र को नहीं, मैं तो बोलिया घर आए बताऊंगा। कहते हैं उसके बाद गुजरी तक प्यार हो गया, और फिर जो है इसी गुजरी के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का शासन छोड़ के आ गया था, दिल्ली का गुजरी खातर। देख लो छोरियो प्यार, पहले आशिकी से हुआ करते। सात समुंदर पार तक लैला मजनू के लिए चल के किश्ती के अंदर बैठ के आ गया था। आजकल वाले फोन करते हैं कि जानू मैं कुछ तो तारा बारना अगर चिक्कड़ हो रहा है। ठीक है, इसी के लिए जो है 1354 के अंदर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक महल का निर्माण करवाने का काम किया गया था, जिसको क्या कहते हैं, गुजरी महल के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, गुजरी महल के नाम से जो है फिरोज शाह तुगलक का महल था। बिल्कुल 1354 के अंदर जो है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है 4 गेट थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और नागौरी गेट। यानी इस किले के कितने थे, 4 गेट जो है इस किले के बताए जाते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है। और इसी किले के अंदर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को क्या कहा जाता है, लाठ की मस्जिद भी कहा जाता है। इसी फिरोज शाह तुगलक को हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के मंदिरों को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो आपने याद रखना है गोहाना के जो मंदिर जो थे उनको तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो इसी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। मैं झूठ को बोलता है, सच्ची सच्ची बात बताऊं था हमने। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का वो प्रसिद्ध नृत्य जो महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है एचएसएससी 2015 के अंदर। आजकल तो डांस में सारा इंस्टाग्राम पर रह गया, बहुत बूढ़ा काम हो रहा है। देखा है कौन, अगर क्या तो इंस्टाग्राम में कौन खोल के देख सकते। वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है एचएसएससी 2015, तीज नृत्य, खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य, लूर नृत्य। ये छोरी हूं कहते होते हो, मैं एक दिन इस आर्मी के अकेडमी में जाड्या टाइम था, टोपी टापी पहन के जुगर चश्मे लेके एक क्लास में भी ज्ञान हुए उनती भी कौन बेरा बटा कौन है यू। नहीं तो कड़ा अकेडमी में जावा उड़े बहरे बालक पछाण ले भीतर बढ़ने कौन दे, मास्टर मुस्टर जाओगे उड़े ऑफिस में ले जाएंगे। मैं उड़े रिसेप्शन पहुंच सोरी बैठी थी, माँ जी कोचिंग लेनी एचएससी की, उन पर बात करके बोले आपकी डेमो चलेगी 2 दिन इतने रुपये ले इन ले, क्लास में बैठ गया। मास्टर जहां पछा पढ़ा गया वो अपन मैं के बीच में टोका टोकी क्या ना करूँ था, अपने जाया पछा 2-3 छोरी ऊँ बैठी थी। हाँ ये गुडी एक मास्टर हरियाणा में देखिए यू दिखाते बोले यू तो बोले नरा बुंडा बोल रहा है, बोलिया पढ़ाना है कौन आंदा इसने तो। हाँ सच्ची, मैंने टोपी टापी तैर गया, चश्मा चश्मा तैर गया। ओ गुरु जी आप थे, गुरु जी बस ना ना बहु लिकट गया मुंह में, ये बोली छोरी हो। बता चा बस तीज नृत्य, तीज नृत्य जो है, तीज नृत्य कद कराया जाओ है, तीज के ऊपर श्रावण के महीने में तीज आओ है। ठीक है, तीज नृत्य है। खोड़िया नृत्य है, जिस टाइम पे ब्याह हुआ, ब्याह में दुल्हन के आगमन से पूर्व बारात चढ़ा है उसके टाइम पे क्या है, खोड़िया नृत्य है। ठीक है, खोड़ा नृत्य बूढ़ा का मरण पाए। फाग नृत्य है, फाग नृत्य होली का 2 हफ्ते पहले, मोहित बिल्कुल सही कहा है, एक नृत्य करा जाता है हरियाणा के अंदर, उसको फाग नृत्य कहते हैं। लूर नृत्य खास तौर पर हरियाणा के कौन से इलाके के अंदर कराया जाता है, हरियाणा की बांगर की धरती के ऊपर लूर नृत्य कराया जाता है। कौन सी धरती है, बांगर के अंदर जो है लूर नृत्य कराया जाता है। ठीक है, याद रखना बांगर में लूर नृत्य कराया जाओ है। प्रश्नोत्तरी नृत्य के अंदर होती है। ठीक है, और रबी की फसल बोने का क्या होता है, रबी की फसल बोने का संकेत एचएसएससी के अनुसार लूर नृत्य माना गया है। सर्वाधिक जींद जिले के अंदर होता है। तो वो प्रसिद्ध नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा करने का काम किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको फाग नृत्य कहा जाता है, जिसमें आदमी लुगाई धन्नु नाच सके। ठीक है, फाग नृत्य। 1600 हिंदे, दूसरा प्रश्न और पूछ लूंगा, जब पता नहीं लाइक कर दो शेयर कर दो। 1600 हिंदे, एक प्रश्न और पूछूंगा भाई। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है, एचएसएससी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताओ शाबाश। अरे अल्लाह, देखो भाई, बिल्कुल लूर को संरक्षित किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। भीमेश्वरी मेला कड़ा लगा है हरियाणा के जज्जर जिले के अंदर, जो है भीमेश्वरी मेला लगता है हरियाणा के जज्जर जिले के अंदर। अच्छा, किस टाइम लगा है भीमेश्वरी मेला,
एक प्रश्न पूछा गया था किस टाइम लागत, तो याद रखना है नवरात्रों के टाइम पर जो है, नवरात्रों के टाइम के ऊपर जज्जर के अंदर, बेरी के अंदर जो है भीमेश सबरी मेला लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण मेला कड़ा लागा है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर जो है, ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर यह मेला लगा है। देखने दो प्रसिद्ध हस्तियां आई थी, एक तो अकबर आया था इस मेले को देखने के लिए, एक सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज जो है वो कड़ा आए थे, सूर्य ग्रहण मेला देखने आए थे। वैसे सिखों के कितने गुरु आए थे तो आपने याद रखना है, सिखों के 8 गुरु जो है कड़ा आए थे। तो कुरुक्षेत्र के अंदर सिखों के कितने गुरु आए थे तो आपने याद रखना है 8 गुरु जो है सिखों के कड़ा आए थे, कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे 8 गुरु। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं अभी आपसे, जो उस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको जो है हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की किताब पहले वाले अमन कैथल आपको मिल चुकी है। अब आप कैंसिल हैं, अब आप ये किताब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो भाई एक प्रश्न पूछ रहा हूं, फटाफट लाइक मार दो, जब तक नहीं प्रश्न पूछूं इतना मैं भाई। देखो क्या है प्रश्न, ये है बेरी का जिक्र हो रहा है, बेरी में एक मंदिर है, उस मंदिर जो है बेरी का एक मंदिर है, उस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पूछना। बेरी के अंदर एक लवणता निवारण परियोजना है, बेरी के अंदर लवणता निवारण परियोजना, वो किस देश के सहयोग से लगाई जा रही है? बेरी के अंदर लवणता निवारण परियोजना चलाई जा रही है, करंट का प्रश्न है, वो कौन से देश के सहयोग से चलाई जा रही है ये आपने बताना है। बेरी के अंदर जो है लवणता निवारण परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? बेरी के अंदर लवणता निवारण परियोजना किस देश के सहयोग से? प्रजापति अंकित शिव मंदिर कह रहे हैं भाई, इजराइल, इजराइल, नीदरलैंड, नीदरलैंड, जापान, इजराइल, इजराइल, वेरी गुड, सबने आओ था उतर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो सही उत्तर जिसने दिया है उस लड़के का नाम है विक्की निमाल, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगा है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से विक्की निमाल ने सही उत्तर दिया है, मेरे हिसाब से वो है। बाकी आप लोग बता के भेज दियो, मेरे हिसाब से विक्की आपने सही उत्तर जीता है। ठीक है, ये किताब आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी, अगर आपका हक बनता होगा, अगर किसी और ने आपसे पहले का भेजा होगा तब उसको मिलेगी, विक्की आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार आप देखिए मैंने सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, देखो भाई ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, इसी को क्या कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला को। फरवरी के महीने में लगता है, 1987 के अंदर जो है ये मेला शुरू हुआ था। कब से कब तक लगा था? 3 से लेकर के 19 फरवरी तक। ठीक है, 3 से लेकर के 19 फरवरी 2023 तक लगा था। ठीक है, सहयोगी देश कौन से थे तो याद रखना है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के अंदर देशों की संख्या कितनी है? और राज्य कौन से थे? उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के कितने राज्य थे? 8 राज्य जो थे उत्तर पूर्वी राज्य इसके अंदर शामिल थे। 3 तो मैं वाले थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 मैं वाले थे, 2 ए वाले थे, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम अरुणाचल प्रदेश। और कौन से बच गए? सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, ये 8 राज्य थे जो सहयोगी राज्य थे। नागालैंड एक को नहीं नोमा छोड़ दिया, इसमें कौन सा छोड़ दिया है? इसमें एक छोड़ दिया अपन है, वेस्ट बंगाल छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी की इनका गलत बनती को नहीं तो वाक आवे को नहीं, समझ में आएगी बात? नू याद रख लियो, एक छोटे है। ठीक है, 8 ये थे संघाई सहयोग संगठन, और ये थे। और कैमन नंबर का मेला था तो याद रखना है 36वां सूरजकुंड मेला अब की बार लगे है। कौन सा नंबर का लगे है? 36वां सूरजकुंड मेला था, ये आपने याद रखना है 36वां। अच्छा 35वां में कौन कौन थे भाई? 35वां में 35वां में 35वां मेला जो था, 35वां में कौन कौन थे? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और दूसरा कौन सा था? जे एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और उज्बेकिस्तान। ये 35वें मेले के अंदर धनुआ की जोड़ी आपने याद रखनी। ठीक है, 35वें मेले के अंदर याद हो जाओगी। 35वें मेले के अंदर जो है ये दोनों थे,
उज्बेकिस्तान और जम्मू कश्मीर। और जबकि 36वां इबकाड़ा लाया गया जो संघाई सहयोग संगठन, और 8 राज्य, 8 के राज्य नाम लिख दिए। 3 में आड़े हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 2 ए आड़े हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिर्फ जम्मू वेस्ट बंगाल छोड़ दियो। गीता जयंती महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय स्वरूप कद बनाया गया था 1989 के ऊपर। समिति कद बनाई गई थी 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2002 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2016, पहला 2019 में कड़ा बनाया गया मॉरिशस में, 2022 में कड़ा बनाया गया कनाडा में, 2023 में कड़ा बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाया जाएगा। 2023 सारा कड़ा मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। और ये जो मेला जो है अब की बार जो है 19 नवंबर से लेकर के कै दिसंबर तक लगा है। 19 नवंबर से शायद 6 दिसंबर तक था, 6 दिसंबर 2022 तक जो था, 19 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक, ठीक है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर जो है ये मेला लगा था। कड़ा लगा था कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर। अच्छा, देश कौन सा था? सहयोगी देश याद रखना, इसके अंदर अब की बार नेपाल था। और सहयोगी राज्य बताओ कौन था गीता जयंती महोत्सव 2022 के अंदर? नेपाल सही है। सहयोगी राज्य याद रखना कौन सा था? तो सहयोगी राज्य था मध्य प्रदेश था गीता जयंती महोत्सव के अंदर। यह चीज आपने याद रखनी है, नेपाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जिसको क्या कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है उस मेले को। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है? फटाफट बताइए शाबाश। क्या क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइएगा। क्षेत्रफल के अनुसार, शाबाश भाई। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा का क्षेत्र, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो गया लोहारू, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? बलरामगढ़, ठीक है। बल्लभगढ़ जिसको बोलते हैं, सबसे छोटा बलरामगढ़। मूलचंद शर्मा यहां से विधायक हैं। लोहारू से विधायक कौन है? जो हमारे वर्तमान समय में कृषि मंत्री हैं। बादशाहपुर जो है वो जनसंख्या के हिसाब से मतदाताओं की संख्या के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है? तो याद रखना है, सबसे बड़ी विधानसभा की सीट मतदाताओं के हिसाब से बादशाहपुर है। और क्षेत्रफल में लोहारू और कौन सा है? बलरामगढ़। हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? सबसे बड़ी तहसील, तो सबसे बड़ी तहसील आपने याद रखना चरखी दादरी जो है, चरखी दादरी हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील है। और सबसे छोटी तहसील कोई पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से पंचकुला तहसील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील है, ठीक है। सबसे छोटी तहसील है, हो जाओगा याद। महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जीते गए पदक। बिल्कुल रिजर्व में रतिया और गन्नौर बिल्कुल सही है। बताइएगा शाबाश। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए हैं? 9 पदक जीते गए भारत के द्वारा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के द्वारा। कितने पदक जीते गए हैं? 9। 7 गोल्ड मेडल, 1 रजत मेडल, 1 कांस्य पदक। और ये महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत ने 9 पदक जीते हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है, ये 9 के 9 पदक हरियाणा प्रदेश की बेटियों के द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। 9 के 9 हरियाणा की छोरियां जीते हैं भाई, ये चीज याद रख लियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा बलरामगढ़ जो है सबसे छोटी है। हरियाणा में अब वाहन रजिस्ट्रेशन में किसको अनिवार्य कर दिया गया है? बोले को नई गाड़ी ले, नई गाड़ी लेने पर वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड, वोटर आईडी, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट या फिर फैमिली आईडी। ये बहू को लेंदे बिहार तले हैं, 60 में ले 80 में दे दे। और बेटा एक जना हूं बात दो खड़े हूं, बात चल रही बोले दे दिए, बोले फिर आरसी मेरे नाम करवानी पड़ेगी। मैं सोचूं आरसी में रखो गाड़ी गुड्डी ले, बोले गदी बहू ले आओ मेरा रोड तले रहा है बिहार, तो फिर मैं आरसी बोले मतलब कागज पत्र सारे मेरे नाम करवाने पड़ेंगे उसके। हाँ ठीक, तो फैमिली आईडी भाई, ठीक है। तो वाहन रजिस्ट्रेशन में किसको अनिवार्य करने का काम कर दिया हरियाणा में? फैमिली आईडी जो है, फैमिली आईडी को, ठीक है। अच्छा, नशा मुक्त अभियान जो है इसको किसने हरी झंडी दिखाई है? नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त अभियान को हरियाणा में झंडी पंचकुला से नशा मुक्त अभियान चला है, इसको हरी झंडी दिखाने का काम दीपक यादव। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। जिसने सही दिया होगा उसी को मिलेगा, ठीक है।
कोई बात नहीं। नशा मुक्त अभियान फटाफट बताइएगा। पंचकुला से एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है शुरुआत करने का काम किया गया है। अगस्त 2023 में चिरायु योजना में 1,80,000 से कितने लाख तक के आय वाले परिवारों को शामिल करने का काम किया गया है? एक आयुष्मान भारत योजना है भारत सरकार की, जो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची, झारखंड के अंकल जी सुन गया यार दीपक ने पढ़ लिया, मैंने तेरा जवाब दे दिया, फिर बार बार क्यों कर रहा है? शर्म को नहीं होगी तेरा थोड़ी मोटी? कह दिया, मेरा नंबर भेज दिया यार। आयुष्मान भारत योजना, इसी योजना का विस्तार किया गया है चिरायु योजना के नाम के ऊपर, ठीक है। और ये जो चिरायु योजना जो है, इसके अंदर जो है सिर्फ आपने अब 1500 रुपए देने का काम करना है। जो 1500 रुपए देगा, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम आएंगे तो उन्हें बन जाए। कहने की बात हूं तो उनके भी कौन बन दे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिनके ट्रिपल पे के अंदर 1,80,000 से कम, उनके तो वैसे बन जाओगे। जबकि इससे ऊपर 3 लाख तक की जिनकी वो है इनकम है फैमिली आईडी के अंदर, उनको 1500 रुपए देने हैं। 1500 रुपए देकर जो है क्या हो जाएगा, 3 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है तो 5 लाख का जो बेनिफिट जो है वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा, ठीक है। उनको सारा का सारा बेनिफिट मिल जाएगा। हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉप का प्रश्न आएगा भाई, बताइए शाबाश। सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहां से प्राप्त हुए? आमीन से, बनावली से, मिथाथल से, या फिर काय और काय दोनों जगह से मिली है सैंधवकालीन चित्रित? देखो भाई फटाफट जोटा मारती हूं एक। हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन चित्रकला, हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन चित्रकला जो है, चित्रकारी कह लीजिए, कहां की है, किस टाइम की है? तो याद रखना आपने, सीसवाल सभ्यता जो है, सीसवाल सभ्यता की सबसे प्राचीन है। हरियाणा की चित्रकला का आरास किस टाइम पर हुआ है? हरियाणा की चित्रकला का ह्रास किस टाइम पर हुआ? तो याद रखना है वैदिक काल के दौरान चित्रकला का ह्रास हुआ है, ठीक है। चरम के ऊपर जो है हरियाणा की जो चित्रकला जिसमें सर्वाधिक विकास कह लो, चरम के ऊपर किस टाइम पे थी? 18वीं सदी के अंदर थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर चित्रकला कड़ा फली फूली थी रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी चित्रकला के अंदर किसके तस्वीर बनाई जाती थी? याद, भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनाने का काम किया जाता था। बात समझ में आएगी? हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला सीसवाल सभ्यता के दौरान मिली हमें देखने को, ठीक है। सीसवाल सभ्यता के दौरान देखने को मिली। विकास 18वीं शताब्दी में, गिरावट पूछ ले हुआ है तो कौन सी शताब्दी के अंदर है? वैदिक काल के अंदर जो है गिरावट है, वैदिक काल के अंदर। बात समझ में आएगी? देखो बर्तन होनी, बर्तन माटी के, इन बर्तना के ऊपर फूल और वह पत्ती। एक प्रश्न आता है एचएससी में कि किस सभ्यता के मिट्टी के कच्चे बर्तनों के ऊपर फूल पत्तियों के निशान दिए गए हैं? यानी वो चित्रकला जिसमें माटी के बर्तनों के ऊपर फूल पत्ती के, वर्तमान में अपना जो मटके जो हैं उनके ऊपर फूल पत्ती के निशान हो हैं, वो अपने कड़त लिया है 90-500 961-500। वो कहां से लेने का काम किया? तो वो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से लेने का काम किया, ठीक है। जो हमारे प्रजापत वायु बनाने का काम करते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेने का अपने काम किया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से फूल पत्ती के निशान मिले बर्तना के ऊपर, वो कड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। अच्छा एक और बताया था आपको कि काले मृदबांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, काले मृदबांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, काले मृदबांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये किसकी निशानी है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की है। और काले मृदगांड पर सफेद, वो किसकी निशानी है? सैसे सफेद सैसे सीसवाल सभ्यता की निशानी है, ठीक है। अच्छा फटाफट कमेंट करके बताओ, हरियाणा में गुप्त वंश के जो पीडीएफ जीके प्रवीण टेलीग्राम उड़ान चैनल पर डालती हूँ, ठीक है। हरियाणा के अंदर गुप्त वंश के सिक्कों के ऊपर, गुप्त वंश के सिक्कों के ऊपर किसकी मूर्ति होती थी? हरियाणा की बात है, वैसे तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के होते थे, लेकिन मैं हरियाणा का जिक्र करूं गुप्त वंश के सिक्कों पर। कुणिंद गणराज्य हुआ करता था अंबाड़ा के अंदर, कुणिंद। और जो कुणिंद गणराज्य जो है, इसके ऊपर सिक्के किस किस का आकर था? भगवान शिव जी का, मां लक्ष्मी का, ठीक है। भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी के सिक्के, पार्वती नहीं है, मां लक्ष्मी बिठाई गई उन्होंने अपने पास में, ठीक है। भगवान शिव जी, मां लक्ष्मी और एक मृग, मृग के सिक्के जो है ये इनके ऊपर कुणिंज गणराज्य के सिक्के थे, ठीक है। मयूर के ऊपर भगवान कार्तिकेय को दिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आर के जांगड़ा, कह रहे कि क्लास में खेत में पानी लगा रहा हूँ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ। परमात्मा करे आपका पेंडा छूट जाए और जो है आप जॉब तुरंत आपको प्राप्त हो, ठीक है।
अच्छा, ये सैंधव कालीन जो है हरियाणा में कहां कहां से मिली? सैंधव कालीन दोनों जगह से मिली है, मिथ्याथल और बनावली से। ठीक है, ख और गय हो जाएगा। मिथ्याथल और बनावली इन दोनों जगह से जो है सैंधव कालीन जो है चित्रित वस्तुएं कहां से मिली हैं? मिथ्याथल और बनावली से। ठीक है, ले भाई, जिस चीज का आपको इंतजार था, हरियाणा ग्रुप डी खातर करंट अफेयर की बेहतरीन किताब। थोड़ा सा इसमें उलिया बदल सका, ये ऊपर नीचे उसका किताब का नाम रखा गया है हरियाणा वाणी। ये मेरा एक समाचार पत्र होता था 2011 के अंदर, मैं समाचार पत्र को साप्ताहिक चलाता था, जैसे संदेश आपने सुना होगा। ठीक है, इसी तरह से कोहिनूर आपने सुना होगा। मैं इस समाचार पत्र को जो नहीं, खत्म नहीं हुई, पर्सन और भी रह रहे हैं, तो मैं इस समाचार पत्र को चलाता था हरियाणा वाणी, इसलिए इस नाम से प्यार है। और ये जो किताब है हरियाणा वाणी करंट अफेयर के नाम से दोबारा से शुरू करी है। सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर है, एक साल करंट अफेयर, बजट, सर्वेक्षण, योजना, खेल, और फिर जनवरी फरवरी मार्च सारा सौदा, और फिर एक साल की वावी देर की इसमें क्या बोले आग्रह है, सारा सौदा देर क्या है। 5 से 6 दिन आपने लग जाओगे, इब्बे तोड़ को बरतनी आपने इसकी। ठीक है, ये एक कवर पेज है, थोड़ा सा आपको दिखा दिया, इस तरह से आपको देखने नाम हरियाणा वाणी करंट अफेयर मिलेगा अपने। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कद लगाया गया था रे? हाँ, नानू कुमार बंद कर दिया मैंने। मेरी एक इच्छा थी कि मैं इसको डेली बेस पे करूं, बड़ी इच्छा थी लिखने की, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई, घोर आर्थिक संकट के कारण जो है मुझे ये बंद करना पड़ा था। लगभग 2 साल के करीब चलाया। इसकी मैगजीन आज भी बहुत सारे मेरे पास आज भी रखी हुई है। ठीक है, बहुत सारी मैगजीन आज भी रखी हुई मेरे पास। चलिए भाई, पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कद लग गया, पढ़ लो भाई। नहीं तो वो एक जना पीएचडी कर रहा था, जुगर घना पढ़ा लिखा है नहीं जो सा, उसकी पूछ चौखे हो जाग रहा है। देखण भी गया, पीएचडी कर रहा था तो छोरी ने, देखण भी गया तो पीएचडी कर, तो 40-45 साल का पाओगे अभी। जाके उसकी माँ आई, देख दी, बेहोश होगी, रुक के मारने लगी, अरे मुर्गी खा ली। तो बोले क्या हो गया, तो क्या अंतर वो है, देखण तो छोरी ना है। बोले के गधी, बोले यू 20-25 साल पहले मन्ना भी देखना आया था। गजब हो जाएगी। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर कद लग गया था। देखो, रहन देख, फिर कहूंगे ये बालक करा के मास्टर तो इसी बात बताए दे, जिक्र कौन करता मैं। 21 नवंबर 1967 ये तारीख है, और कद से कद तक ला गया था वह नूर बताए दो फटाफट, मैंने सारी बात बतानी पड़ेगी। 21 नवंबर 1967 से लेकर के और 21 मई तक ला गया था। 21 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन लग गया था। बोला राज्यपाल कौन था, राष्ट्रपति कौन था, बस ये दोनों छोटी छोटी बात और बताया दो, मैं आगे चल पड़ूंगा। प्राइस करंट अफेयर का ज्यादा को नहीं करूं, कोई बात नहीं। इब्बे कौन जाना कदे तड़के दुकान पर जाके खड़े हो जो हरियाणा वाणी करंट अफेयर दे दो प्रवीण मास्टर की, 5-6 दिन लग जाएंगे इस पर, 1-2 तारीख तक आपने मिल जाओगी, एक एक चीज दूंगा बढ़िया तरीका। ठीक है, ओए जगदीप बकवास नहीं भाई, चुपचाप हो जा। बिल्कुल भाई, बीएन चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती जो थे उस समय क्या थे, बीएन चक्रवर्ती राज्यपाल कौन थे, बीएन चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा के अंदर जिस राज्यपाल का रहा वो कौन है, बीएन चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल रहा, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति इस देश के अंदर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दोनों की मृत्यु कहते हैं राष्ट्रपति के कमरा नंबर 36 के कारण हुई है। कई साल तक कमरा नंबर 36 को बंद रखा था, वीरानी के एड़बैत थी भाई। ठीक है, तो 21 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक बीएन चक्रवर्ती के टाइम पर लग गया था। जाकिर हुसैन उस टाइम पर के थे, भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा फटाफट बताइए मुझे, भारत के हरियाणा के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन 67 और 10 10 साल का गैप जोड़ दो। दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से लेकर के कब तक लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन। कोई बात नहीं, तना 100 तक हम तना फ्री में दे दूंगा बेटा, बस। दूसरा राष्ट्रपति शासन 20 जून 1977 तक। ठीक है, 20 जून 1977 तक जो है हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। इस टाइम पर हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल कौन था जब दूसरा लगा था, राज्यपाल कौन था दूसरा, जय सुखलाल हाथी, बिल्कुल सही भाई।
जय सुखलाल हाथी जो है, जय सुखलाल हाथी का टाइम पर क्या ला गया था, दूसरा राज्य राष्ट्रपति शासन ला गया था। और इस टाइम पे हरियाणा भारत के राज्यपाल कौन हुआ करते हैं, सारे आवड़े प्रश्न है भाई। जय सुखलाल हाथी के टाइम पर दूसरा ला गया था, और इस टाइम पर हरियाणा भारत का राष्ट्रपति कौन था, भारत के वो राष्ट्रपति थे जो, बिल्कुल सही है, रामबीर ककरौली, बीडी जत्ती, बड़प्पा दनप्पा जत्ती, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे बड़प्पा दनप्पा जत्ती। तीसरे नंबर के ऊपर बता दो बस। हाँ, इंदिरा गांधी की वो स्टोरी है, फिर कहते सुनाऊंगा, 5-7 मिनट लग जाऊंगे टाइम को नहीं। इंदिरा गांधी की फखरुद्दीन अली अहमद की बढ़िया स्टोरी। तीसरा राष्ट्रपति शासन फटाफट बता दो भाई, लाडले इतना टाइम खराब ना करो। 5 अप्रैल 1991, बिल्कुल सही है, 5 अप्रैल 1991 में तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था। 5 अप्रैल 1991 से कद तक लगा था, ऐसी पूछ चुकी है मैं, दिक्कत है तारीख कौन बताता ना, तारा दिमाग में बढ़ना चाहता है। 20 जून 1991, 20 जून 1991 तक लगा था। और उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे, श्रीमान धनिक लाल मंडल उस टाइम पर राज्यपाल हुआ करते थे। और राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे, आर वेंकटरमन जी के वायमन, बिल्कुल सही है, आर वेंकटरमन जो थे उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति हुआ करते। ठीक है, तो सारे आंकड़े आपके दिमाग में फिट कर लियो। निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा विधानसभा के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा, राज्य के पहले मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश का एकमात्र मुख्यमंत्री जो 2 उड़ीसा और मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहा, वो मुख्यमंत्री जो बम बनाना जानता था। ठीक है, चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं था पहली बार। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पार्टी इन्होंने कौन सी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका निशान क्या हुआ करता था, उगता हुआ सूरज जो था राव वीरेंद्र सिंह का निशान हुआ करता था। और राव वीरेंद्र सिंह ही पहली सन्नो देवी बनाई थी, 6 दिसंबर 1966 को बनाई गई थी सन्नो देवी। उससे पहले तो उपाध्यक्ष हुआ करती थी। सन्नो देवी के बाद जो है हरियाणा विधानसभा का स्पीकर किसको बनाया गया था, राव वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था। राव वीरेंद्र सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हरियाणा विधानसभा के जो है अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, राव वीरेंद्र सिंह का विधानसभा के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है। ये चीज आपने याद रखना। इसके अलावा बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के भिवानी जिले के मानेडू गांव के अंदर जन्म हुआ, जिन्होंने पंचायती राज क्यों और कैसे, पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब लिखी थी। इसके अलावा हरियाणा केसरी नामक पत्रिका 1958 के आसपास वो निकालते थे। और पंचायती राज क्यों और कैसे, 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के अंदर स्पीकर रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी बने। कौन कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरा नाम किसका आता है, हरियाणा केसरी नामक पत्रिका निकालने वाले बनारसी दास गुप्ता का नाम आता है। इसके अलावा मुझे एक चीज और बता दीजिए कि हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा विधानसभा में देखो सर्वाधिक बार बनने वाला स्पीकर कौन है, सर्वाधिक बार, अधिक बार 3 बार कौन बना है, अरमोंदर सिंह चड्ढा बने हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल सरदार तारा सिंह का जो है, सरदार तारा सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के रूप में रहा है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा किसका हो गया, वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल हो गया। इसके अलावा पद पर रहते हुए मरने वाला हरियाणा का विधानसभा का स्पीकर कौन है, मैंने 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था। पद पर रहते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है, अरमोंदर सिंह चड्ढा 3 बार बने हैं। सर्वाधिक बार बनने का रिकॉर्ड अरमोंदर सिंह चड्ढा के नाम है। सबसे लंबा, अगर नु पूछा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो सरदार तारा सिंह जो है इनका कार्यकाल हरियाणा विधानसभा के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। पद पर रहते हुए मरने वाले, पद पर राज्यपाल हो गया अंकल जी, वो तो पद पर रहते हुए मरने वाले चौधरी चांदराम थे, तीसरे नंबर के स्पीकर थे। चौधरी चांदराम जो है तीसरे नंबर के स्पीकर थे। पद पर रहते हुए मरने वाले एकमात्र कौन थे, यही थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। और इसके अलावा जो है बीडी गुप्ता थे, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इन्हीं के समय में जो है राष्ट्रपति शासन पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर लगा था। उगता हुआ सूरज इनकी पार्टी थी, उगता हुआ सूरज पार्टी का निशान था। किस स्थल पर भगवान शंकराचार्य ने कृष्ण और अर्जुन के रथ का निर्माण करवाने का काम किया गया था, बहुत बढ़िया वैश्याबास। किस स्थल के ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो है क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का निर्माण करवाने का काम किया गया था, वो स्थल बताने का काम करिए कौन सा था, फटाफट बताइए शहबाज। ज्योतिषर सरोवर है, कमलनाथ तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, या फिर सनहित नामक तीर्थ है। सबसे पहले ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान जो दुनिया में सबसे अति पूजनीय है। आज भी जब मैं रात को सोता हूं तो गीता सुनकर सोता हूं, शैलेंद्र भारती के द्वारा सुनाई गई गीता।
सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा गीता के। जब आपको रात को नींद नहीं आ रही होती हो, कानों में लगा करके गीता सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनिएगा। ये वो पवित्र स्थली है जिसको गीता की जन्मभूमि कहा जाता है, ज्ञान का सरोवर कहा जाता है। दरभंगा के राजा ने 1924 में पक्का चौतरा बनवाया था। दरभंगा के राजा जो हुआ करते थे, दरभंगा के राजा के द्वारा 1924 के अंदर क्या बनवाया गया था, पक्का चबूतरा बनवाने का काम ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर किया गया था। और यहीं पे कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जो है, इन्होंने क्या बनवाया था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो है के बनवाने का काम किया था, बोला रथ बनवाने का काम किया था। आएगी जी, आएगी आएगी तो आगे चलो। कमलनाथ तीर्थ, बोले अरे कमलनाथ तीर्थ वो तीर्थ है जड़ है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हो गया, कमल मतलब ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आड़े इस तीर्थ पर बैठ गए, बोले बनाए दे सृष्टि चरण दे सौदा। इब नू के बेरा ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि मनु नाम की पहली औरत बनाई थी, एक आदमी बनाई थी, पहली दुनिया में आई जो मनु नाम का व्यक्ति आया था। इब नू के बेरा एक मनु बना दिया, और भारत में 142 करोड़ मनु हो जाएंगे भगे नवरिया जमा। ठीक है, इसी इसी कमलनाथ तीर्थ जो है, इसी कमलनाथ तीर्थ के ऊपर जो है आपने याद रखना, यहां पर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का काम किया था कमलनाथ तीर्थ के ऊपर। कमल नाभि तीर्थ भी इसको बोलते हैं, कमलनाथ तीर्थ भी बोलते हैं इसी को। इसी के तट के ऊपर जो है भगवान विष्णु के कहने से भगवान ब्रह्मा ने क्या किया था, रचना करने का काम किया था, किसका, सृष्टि का। प्राची तीर्थ, ठीक है, इसी प्राची तीर्थ के ऊपर कहते हैं कि भगवान सॉरी जो भीष्म पितामह जो थे, जिन्होंने अपने पिता के लिए शादी नहीं करवाने का प्रण लिया था, उनने जो है क्या कर दिया था, प्राची तीर्थ के ऊपर कहते हैं भगवान लेकर चलो, भगवान ने मान लो भीष्म पितामह की माता गंगा के द्वारा जो है यहाँ पर स्नान किया गया था। सन्निध सरोवर के अंदर भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, स्थायी निवास माना जाता है सन्निध सरोवर के अंदर। कितनी नदियों का मिलन सन्निध सरोवर के अंदर बताया गया है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास। इसके अलावा भाई 7 सरस्वती नदियों का संगम कहां पर माना जाता है, तो याद रखना 7 सरस्वती, 7 सरस्वती नदियों का संगम जो है इसी सन्निध सरोवर के ऊपर जो है माना जाता है। एक प्रश्न आता है चस्सी में कि जो करोड़ को नहीं दुखी और भटकती आत्मा निरीह है, कि हरियाणा के किस सरोवर के ऊपर दुखी और भटकती आत्माओं को शांति मिलती है, तो सन्निध सरोवर के ऊपर कहते हैं दुखी और भटकती आत्मा जो है उनको शांति मिलती है। ठीक है, सन्निध सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास, 7 सरस्वती नदियों का संगम, और बोला दुखी भटकती आत्माओं को शांति मिला है। प्राची तीर्थ के ऊपर विषम की मां गंगा ना आई थी, लक्ष्य पुण्य लाई थी, और कमलनाथ जो है पूरा भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, ज्योतिषर के ऊपर गीता का उपदेश दिया था, दरभंगा के राजा ने चौतरा बनवाया था। हो गया याद मेरे, है पागलो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा का प्रसिद्ध सांगी नहीं है, बताइए शाबाश। इनमें से कौन हरियाणा प्रदेश का प्रसिद्ध सांगी नहीं है, ये बात पूछी गई है। सांगी कौन कौन है हरियाणा का प्रसिद्ध? पंडित लक्ष्मीचंद जाट्टी कला केंद्र इसका जन्म हुआ। इनके गुरु कौन थे? मानसिंह इनके गुरु थे। संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता, ठीक है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को, ठीक है। रागनी की आधुनिक शैली का जनक भी इनको कहा जाता है। जो आज आप रागनी की जो शैली जो है उस शैली का आधुनिक जनक इसको कहा जाता है। पंडित मांगेराम जो है इन्हीं के चेले हुआ करते थे, इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। तुलसीदास शर्मा ये हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी नहीं है। बाज्य भगत के गुरु कौन हुआ करते थे? अरदेवा सांगी, और अरदेवा के गुरु कौन थे? छज्जूराम अरदेवा के गुरु थे। तो तुलसीदास हो जाएगा, और ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में उत्तम रेफरी और अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस नाम से दिया जाता है? नुको है हरियाणा में, तुलसीदास कवि है भाई। हरियाणा के अंदर जो है रेफरी को कौन सा अवार्ड देने का काम किया जाए? रेफरी का जिक्र हो रहा है हरियाणा में। विक्रमादित्य अवार्ड, भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। रेफरी को बिल्कुल सही है भाई। कितने लाख रुपए मिलते हैं? रेफरी को 2 लाख रुपए मिले हैं। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में कितने रुपए मिले हैं? 2 लाख रुपए मिले हैं। खेलों में आजीवन योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा के अंदर? बोले महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों को खेलों में आजीवन योगदान के लिए। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब बोले लुगाइया खातर जो आजीवन योगदान खातर, उस खातर कौन सा पुरस्कार दिया जाओ? बोले रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है खेलों में महिलाओं को, उसमें भी 2 लाख रुपये। विक्रमादित्य में भी 2 लाख रुपये। कोच को दिया, रेफरी को दिया जाओ, कोच को दिया जाओ वशिष्ठ अवार्ड, उसमें भी 2 लाख रुपये। स्कूल के मास्टर हो डीपीपीटी, डीपीपीटी को भी अवार्ड मिला जो बढ़िया खिलाओ है, उनमें कंजूसी कर दी, उनमें 1 लाख रुपये है भाई।
समझ में आएगी बात। लुगाइया खातर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2 लाख रुपये, आदमिया खातर खेलों में लाइफ टाइम खातर 2 लाख रुपये महाराणा प्रताप, रेफरी खातर विक्रमादित्य 2 लाख रुपये, और जो है भाई गुरु वशिष्ठ ने भी लाख रुपये देव है, और इसके अलावा डीपी पीटीआई को कितने रुपये देव है, 1 लाख रुपये। समझ में आएगी बात। द्रोणाचार्य में 15 लाख रुपये मिले। भीम पुरस्कार बहुत बार जिक्र हो गया होगा। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार 4 वर्षों की उपलब्धि के लिए दिया जाओ है, 5 लाख रुपए दिए जाओ हैं, 1 साल में 11 आदमियों ने दिया जाओ है, एक व्यक्ति को जीवन में एक के बार मिलेगा, 5,000 रुपये तनख्वाह बंदा है, 5 लाख रुपये मौका पर मिला है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। हरियाणा के 5 खिलाड़ियों को मिला है इब्बे अर्जुन पुरस्कार। फटाफट पांचवा के नाम 50 बार बता लिए, काड़ा कौन बताऊं। 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में मिला है, 1961 में शुरू हुआ था। पद्मश्री अब की बार हरियाणा में कितने लोगों को मिला है पद्मश्री? 2 लोगों को मिला है। किस किस को मिला पद्मश्री? 2 लोगों को। किस किस को मिला है? डॉक्टर बख्शीराम, डॉक्टर बख्शीराम, और दूसरी कौन सी है? सुकामा आचार्य। बख्शीराम और सुकामा आचार्य जो है, इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला है। और पद्मश्री जो है, इनको हरियाणा सरकार कितने रुपए तनख्वाह देव है? तो पद्मश्री वाले को हरियाणा सरकार क्या रुपये देव है? 10,000 रुपये बिना पद्मश्री वाले खातर देव है। और भाई जो और हैं, तेंजिंग नोरगे है, द्रोणाचार्य है, ध्यानचंद है, इन तक कितने रुपए देने का काम करा है? तो इन सारे तक जो है हरियाणा सरकार कितने रुपए देव है? तो याद रख लियो, इन सारे तक 20,000 रुपये बिना देव है। तो कौन सा हो गया भाई? विक्रमादित्य अवार्ड किसको दिया जाता है? रेफरी को दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? श्रीचंद, कुंवर विक्रम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, सरदार तारा सिंह। इनमें से कौन व्यक्ति हरियाणा विधानसभा का अनुपूछ क्या अध्यक्ष नहीं रहा है? फटाफट मुझे बताइएगा। तब तक मैं कुछ खेलों के नाम लिख देता हूं। ओलंपिक खेल, उसके बाद कॉमनवेल्थ खेल, और उसके बाद एशियाई खेल, और उसके बाद राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है। उरे लिख दिया गोल्ड मेडल, उरे लिख दिया सिल्वर मेडल, उरे लिख दिया ब्रोंज मेडल। या अपनी ये नु तालिका बन जाएगी। बनावड़ी तो कोने बंदा कदे इसे सूत्र काम करे कौन बोर्ड पर आज करे पहली बार। सारे के अमाउंट बता दो भाई। सूत्रा काम है को नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ, सूत्रा काम है को नहीं? देखो भाई, अरे सही है, कुंवर विक्रम सिंह छोड़ दो, कुंवर ना सुने। ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए। ये बाजो कॉमनवेल्थ गेम 64-25 याद रखना है, बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर कितने कितने मिलते हैं? कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कितने कितने रुपए हरियाणा सरकार देती है? मैथ कमजोर है भाई, मेरा ही कमजोर है। बिल्कुल प्रिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एशियाई, एशियाई खातर कितने दो है? 3 करोड़। आधा कर दो 1.5 करोड़, आधा कर दो 75 लाख। ठीक है। 90, 509, 61, 500। कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर कितने राशि देने का काम करते हैं कॉमनवेल्थ? 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख। राष्ट्रीय खेलों के अंदर 753। ले भाई, छह दियो नो किनो पेपर में तो ठीक है, सारा की सारी सही है। मिला भी लियो एक बार का देख हम खाए का था, मैंने पुरानी बनाई पड़ी थी, मेरे तो ध्यान आएगी। कुंवर विक्रम सिंह, ठीक है, कुंवर विक्रम सिंह को नहीं, श्रीचंद या चांदराम जो है, ये बंदा कौन है? ये बंदा जिसकी पद पर रहते हुए मरने वाला हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर है, जो पद पर रहते हुए मरना संख्या में तीसरे नंबर का था। बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भाई विधानसभा का स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह जिसका कार्यकाल क्या था? सबसे लंबा था। तो एक ही बच गया, कौन सा बच गया? कि विक्रम सिंह जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर नहीं रहे थे। ठीक है। तो यह पूरी की पूरी तालिका या सारी की सारी
इंपॉर्टेंट तालिका है, काम आओगी पेपर में। हरियाणा में प्रचलित मिट्टी के स्वरूप में कौन सा मृदा क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है? राष्ट्रीय खेलों में सही है, 5 नहीं 753 मनीषा रेड्डू, 753। बस थोड़े क्वेश्चन रह गए, 2 प्रश्न हो रहे गए। हरियाणा में प्रचलित मिट्टी के स्वरूप में कौन सा सबसे ज्यादा उपजाऊ है? हरियाणा करंट अफेयर की किताब आपको 1 से 2 तारीख से दुकानों पर 2-3 तारीख को मिलनी शुरू हो जाओगी। मुहूर्त बता दूंगा, मेरे हाथ में किताब आओगी तब समझ लियो मिलनी शुरू हो जाओगी। ठीक है, अभी उसके लिए आपने प्रयास नहीं करने हैं हरियाणा करंट अफेयर की किताब के लिए, बाद में बता दूंगा जब आओगे। हाँ, ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब पूरे हरियाणा के अंदर आ चुकी है, किसी भी बुक डिपो से मिल जाएगी, नहीं तो लीसो ऐप है, ऑनलाइन जाइयो, लीसो ऐप खोलियो, बुक का ऑप्शन मिलेगा और जाके पेमेंट कर सको हो। 3 से 4 दिन में आपके घर मिल जाओगे, अपना भी मौका। ठीक है, फोटो कड़क होने आंदी साहिल शर्मा, किसकी फोटो? सब जगह आ जाओगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आ जाओ, बस भूख लग रही तो भी कर दियो शुरू। देखो, घर और कंधी मृदा क्षेत्र, ये कौन सा मृदा क्षेत्र है? घर और कंधी। घर और कंधी कौन सा है? अंबाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला। अंबाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला। कौन से मैदान पाए जाते हैं? पीडमोंट, जिसको क्या बोलते हैं? गिरिपदीय मैदान। क्या पाए जाते हैं? गिरिपदीय मैदान। ये जो घर कंधी मृदा क्षेत्र जो है अंबाड़ा के क्षेत्र के अंदर जो है, अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर के अंदर जो पाए जाते हैं, स्थानीय भाषा के अंदर जो है क्या कहा जाता है? उनको घर कहा जाता है, और नालियां को क्या कहा जाओ है? चो कहा जाओ है। ठीक है, भारी मृदा क्षेत्र। भारी मृदा क्षेत्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी आप जिसको कैसे कहें, यमुना के आसपास का जो क्षेत्र है, सारा सारा खादर की धरती भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र विलियम फ्रेजर की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है? लोहारू का नवाब की बेबे थी भाई, औरंगला तो विलियम फ्रेजर चल कर दाड़ बैद उसने वह भी कौन बख्शी, उसको ऊपर भी बुरी नजर रखने लग गया, और बुरी नजर रखने लग गया तब जो था, जो लोहारू का नवाब था, शायद क्या नाम था, अमीनुद्दीन नाम था, क्या नाम था लोहारू का नवाब का, दिमाग तली गया भाई, शायद अमीनुद्दीन था। उसने क्या किया, एक शिकारी बुलवाया, और शिकारी बुलवाया के पित्तल वाली भीतर में तैर दी। ठीक है, लोहारू क्षेत्र से था, भिवानी से। अमीनुद्दीन था कि हाँ, लोहारू क्षेत्र से था। ठीक है, दिल्ली का ये था, बड़ा अधिकारी था, के बोले अग्रंथी। कोलंबो प्लान का संबंध हरियाणा में किससे है? देखो कितना टॉप का प्रश्न आया है। कोलंबो प्लान, बिल्कुल करीम खान, और करीम खान को हरियाणा के लोगों ने क्या कहा है? गुल ए शहीद की उपाधि से नवाजा है। करीम खान को हरियाणा के लोगों ने क्या कहा है? गुल ए शहीद की उपाधि से करीम खान को नवाजने का काम किया है। शमसुद्दीन नहीं होगा शायद उसका, शमसुद्दीन था, कमुनुद्दीन था दीन भाई, कौन सा दिन? कोलंबो प्लान, यमुना नदी स्वच्छ करने के लिए भेड़ प्रजनन से गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कोलंबो प्लान का संबंध किससे है? भेड़ प्रजनन से है हरियाणा के अंदर। ठीक है, कोलंबो प्लान का संबंध किससे है? हरियाणा के अंदर भेड़ प्रजनन से कोलंबो प्लान का, क्योंकि भेड़ केंद्रीय भेड़ प्रजनन हिसार जो है उसकी गठन जो था कोलंबो प्लान के तहत 1978-70 के बीच में हुआ था। कोलंबो प्लान जो है भेड़ प्रजनन से संबंधित है, कोलंबो प्लान। ठीक है, कोलंबो प्लान किससे संबंधित है? भेड़ प्रजनन से। मेरे समय का हरियाणा पंजाब, मेरे समय का हरियाणा और पंजाब ये किसकी रचना है? मेरे समय का हरियाणा और पंजाब ये किसकी रचना है? सर छोटूराम के द्वारा किताब लिखी गई थी, द कशिश ऑफ इंडिया। लाला मुरलीधर जो है, लाला मुरलीधर को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, हिंद केसरी की उपाधि से इनको नवाजा गया था। लाला राजपत राय महान व्यक्ति, हरियाणा का हिसार जिनकी कर्म भूमि था। ठीक है, चौधरी सूरजमल के द्वारा किताब लिखी गई थी, हरियाणा और पंजाब, मेरे समय का हरियाणा और पंजाब, चौधरी सूरजमल की किताब थी, आपने याद रखनी है। सेशन किसा लग गया, कमेंट आप सारे सारे जरूर कर दियो। हरियाणा ग्रुप डी में अगर किसी ने तैयारी रखनी है तो 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगी। 65+ जो नंबर लेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म आप मान के चलिए, लेकिन ईमानदारी से लेने पड़ेंगे। जिसने प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन चाहिए तो www.lisoapp.com में 50 टेस्ट हैं अलग अलग, 10,000 हो जाओगे टोटल। एक को अनलॉक करोगे 99 रुपया में, पूरे 1 साल खातर सारे के सारे अनलॉक हो जाओगे। ये आप देख सको, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सारा का सारा सिस्टम है इसके अंदर, आप देख सको। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरी की पूरी जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कर दिएगा। जाते जाते ऑफलाइन जब अपलोड हो जाओ लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। कल मिलते हैं 8 बजे।